Hello everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shri Ram College of Commerce, University of Delhi. देखो तो तुम्हारा जो सीवीटी का पेपर है वो 8 ऑफ मई से स्टार्ट होने वाला है। तो अब क्योंकि तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं या होने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सीयूटी की वीडियोस डालूंगी। एंड सीयूटी के स्ट्रैटेजी वीडियोस तो मैं डालूंगी ही, वो तो रहेंगे ही, कंटिन्यूसली आएंगे ही। मैं जो टॉपर्स हैं उनको लेके आऊंगी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। एंड हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट को तुम कैसे डील कर सकते हो ब्रॉडली। बट मैंने सोचा है कि अब थोड़ा सा प्रैक्टिस ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं सीयूटी में, क्योंकि देखो मेरा जो बैच था ना उसका भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है। एंड जो अब तुम्हारा सीयूटी होने वाला है वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो तुम्हारे ज़्यादा काम आ सकते हैं, मुझे लगता है। एंड जो जस्ट तुम्हारा प्रीवियस बैच का सीयूटी था, सीयूटी 2024, वो थोड़ा कम रेलेवेंट रहेगा। उसका स्टडी मटेरियल मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस तो डेफिनेटली तुम देख सकते हो, बट प्रैक्टिस तुम्हें कंप्यूटर बेस्ड पे करनी पड़ेगी। एंड मेरे पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो मैंने अपनी प्रेपरेशन के लिए यूज़ किया था। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसको लेकर के आऊँ। उस पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। इंग्लिश, बीएसटी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, इसकी चिंता तुम छोड़ दो, ये तो मैं करवा दूंगी अच्छे से। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे मटेरियल है इधर उधर से, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से लेते हैं, इनफैक्ट अब मुझे खुद याद नहीं है। पर डेफिनेटली मुझे पता है बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्सेस हैं, इनकी वजह से ही मेरे 790 आउट ऑफ 800 आए थे सीवीटी में। तो चलो विदाउट मच अडू आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस तुम्हें स्टार्टिंग से मुझे लगता है करनी ही चाहिए। क्योंकि इंग्लिश के ना कुछ कंसेप्ट्स इतने ज़्यादा बेसिक से होते हैं, फंडामेंटल से होते हैं, कि तुम्हें एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है। एंड तो पहले मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें सिलेबस दिखा देती हूँ एनटीए का इस बार का। तो देखो ये है तुम्हारा सिलेबस, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, पैसेजेस एंड वर्बल एबिलिटी में ये सारी चीज़ें दे रखी है। देखो कितना ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, इतना छोटा इनका इन्होंने लिखा हुआ है, इतने कम चीज़ों में इन्होंने कंक्लूड कर लिया है। पर ये जो जितनी भी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है ना, ये बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड स्कोप कर दिया है इंग्लिश के पेपर के लिए। तो मुझे लगता है जितना ओपन एंडेड स्कोप होता है ना, जितना बड़ा सिलेबस होता है पढ़ना उतना कम पड़ता है, और जितना छोटा सिलेबस होता है ना उसके लिए उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोप दे दिया है क्वेश्चंस देने का। ठीक है, आप वो कुछ भी तरीके का क्वेश्चन देंगे, किसी भी तरीके का पैसेज देंगे, तुम ये नहीं बोल पाओगे कि ये सिलेबस में नहीं था। ठीक है, अब इसके अंदर भी तुम जो वर्बल एबिलिटी है इसके अंदर तुम ग्रामर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश होने की, इंग्लिश लिटरेचर से, तो फिर वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तुम ये नहीं बोल पाओगे पेपर के देते वक्त कि भाई ये तो नहीं था सिलेबस में। इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव करा है अपनी तरफ से। एंड ये मुझे लगता है इसलिए करा है ताकि तुम्हें एकदम ये होलिस्टिक डेवलपमेंट देना चाहता है। जो तुमने 12th में इंग्लिश पढ़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा रोट मेमोरी पे बेस्ड थी, एंड ये वाला जो है बहुत ज़्यादा रीजनिंग बेस्ड होगी इंग्लिश। तो ये भी एस्पेक्ट तुम्हारा डेवलप हो जाएगा अगर तुम सीयूटी इंग्लिश का पेपर देते हो तो। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो है, ये अगर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट है सीयूटी यूजी 2022 की इंग्लिश की। ये देख सकते हो कि 23 अगस्त को ही पेपर हुआ था और एग्जाम स्लॉट 1 था। किसी भले इंसान ने मेरे साथ ये शेयर कर दिया था, ये उसकी खुद की आंसर जो रिस्पॉन्स शीट थी जो हमें रिजल्ट के बाद अवेलेबल होती है ना, ये वो है। तो जो पिछले साल सीयूटी 2024 की अगर मैं बात करूँ तो उनको ओएमआर स्कैन करके अवेलेबल कराई गई थी सीयूटी की पोर्टल पे। पर उससे पहले तक मेरे टाइम में और मेरे जो सीनियर्स थे उनके टाइम में इस तरीके से हमको रिस्पॉन्स शीट्स मिलती थी कि भाई ये क्वेश्चन था एंड यहाँ पर तुम्हारा आंसर ये देख लो। फिर जब तुम्हें वापस कुछ तुम्हें देखना हो कि मेरा क्या गलत हुआ है, तो वो आंसर शीट रिलीज करते थे एंड रिस्पॉन्स शीट रिलीज करते थे। तो ये पूरा पैटर्न है। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस है, एंड 50 क्वेश्चंस पहले तो क्या हमें ना 50 में से 40 करने होते थे, अब तुम्हें 50 के 50 सारे करने होंगे। तो थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो इस चीज़ से ही बढ़ गया है। ठीक है, तो अभी हम पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि पूरे वीडियो में मैं 50 क्वेश्चंस कवर कर दूँ। हो सकता है इसकी मैं 3-4 वीडियोज़ में इसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है ना उतना तुम देखना प्रेफर नहीं करते हो। एंड छोटे छोटे स्लॉट्स अगर पूरे होते तो तुम्हें लगता है कि हाँ हमने ज़्यादा कुछ कवर किया है। तो इसलिए इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता है, ये साइकोलॉजी हमारी ऐसे ही काम करती है। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, हैवी तुम्हारे साथ नहीं होगा एकदम से, एंड मेरे लिए भी कन्वीनियंट होगा वीडियो बनाना। ठीक है, तो अभी आज तो हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे।
एंड हो सकता है कि इंग्लिश के ही मल्टीपल पेपर्स में लेकर के आऊँ, बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरे अप्रैल मंथ में एंड मई तक भी मैं तुम्हें पूरा सीयूटी से पूरा ना अच्छे से तुम्हें सीयूटी का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से मेमोराइज करवा दूँ। सो दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पैसेज एंड इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो देखो, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि इंग्लिश के अंदर ना पहले क्वेश्चंस ही पढ़ने चाहिए, फिर पैसेज पे आना चाहिए। तो इसके अंदर पूछा है, व्हाट इज द लाइन लिव योर लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू डाई। अच्छा, ये लाइन कोट करिए, इंडिकेट अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ दैट द फादर वांटेड हिज सन टू लिव। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया इस पैसेज का। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अच्छा, द रीजन फॉर बीइंग लेस कनेक्टेड इज दैट वी ओके। देखो, एक चीज़ तुमने नोटिस करी होगी, मैं कुछ-कुछ चीज़ें जो रीड ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने ये पूरा कोटेड लाइन थी, ये रीड ही नहीं करी थी। मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी उन चीज़ों पे जो मुझे लगता है कि अभी सेंस ही नहीं बनाता है। हमें एक बहुत कर्सरी रीडिंग लेनी होती है, एक ग्लांस लेना होता है। जैसे जो भी अगर तुम किसी के वीडियोज़ देखते हो, किसी टॉपर की वीडियो या किसी भी दूसरे चैनल को या टीचर को फॉलो करते हो, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि ऊपर से कर्सरी रीडिंग लिया करो, जो कि कम टाइम में जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर मैंने मेरे क्लैट के वीडियोस भी अगर तुमने देखे होंगे, तो मैंने यही कहा है कि कर्सरी रीडिंग लेनी होती है। इसका मतलब यही होता है कि तुम पूरा पूरा एक एक वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ोगे, तभी तो तुम कम टाइम पे कर पाओगे ना रीडिंग कंप्लीट। यही कहने का सेंस होता है, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा ये when did the father give the precious advice to his son? Okay, according to the passage, what have we forgotten in our life? ठीक है, but we have trouble walking across the streets to meet a new neighbor. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Why does the writer derive that we have lost touch? ठीक है, लॉस्ट टच विद ह्यूमैनिटी। तो ये हमारा पहले पैसेज के कुछ क्वेश्चंस थे। तो चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। When I was growing up, my father said something to me I will never forget. Son, when you're born, you cried while the world rejoiced. Okay, live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice. We live in an age when we have forgotten what life is all about. We can easily put a person on the mood, but we have trouble walking across the street to meet a new neighbor. We can fire a missile across the world with pinpoint accuracy, but we have trouble keeping a date with our children to go to the library. We have email, fax machines, and digital phones so that we can stay connected, and yet we live in a time where human beings have never been less connected. We have lost touch with our humanity, we have lost touch with our purpose, we have lost sight of the things that matter the most. Okay, um, indicate about द काइंड ऑफ, ये तो हमने पढ़ लिया था ना कि व्हाट डज द लाइन लिव योर लाइफ इन सच अ वे। देखो, सबसे पहले अब हमने पैसेज कंप्लीट कर लिया। पैसेज कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस को इस बार जो है वो ढंग से पढ़ना है, ठीक है? पूरा पूरा पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द लाइन लिव योर लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू डाई द वर्ल्ड क्राइज व्हाइल यू रिजॉइस, हमने लाइन पढ़ी थी। इंडिकेट अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ दैट द फादर वांटेड हिज सन टू लिव। ठीक है जी। लाइफ ऑफ सेल्फिशनेस, देखो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता ना। ये वाला आंसर तो किसी भी हाल में करेक्ट है ही नहीं, ऑप्शन ए तो। लाइफ ऑफ गुड डीड्स, यस, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो मतलब जब तुम वर्ल्ड तभी क्राई करेगा ना, तुम मरोगे और कोई अगर रो रहा है, तुम दुख मना रहा है, तो मतलब तुम बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए वो तुम्हारे जाने का उससे गम है, ठीक है? तो लाइफ ऑफ गुड डीड्स हो सकता है। लाइफ ऑफ फन एंड एडवेंचर, फन एंड एडवेंचर ठीक है, दिस इज गुड फॉर यू बट नॉट फॉर द अदर पीपल, दैट मेक्स देम क्राई, ठीक है? लाइफ ऑफ पेन एंड ह्यूमिलेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? इसका आंसर क्लियर कट अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स है, ठीक है? एंड कैंडिडेट ने भी यही मार्क करा हुआ है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। The reason for being less connected is that we don't care about anyone, are too busy with our pulse, have lost touch with humanity, live a purposeful life. ठीक है, ये तो नहीं है ना। लिव अ पर्पसफुल लाइफ जो है ये वाला ऑप्शन, ये तो कह रहा है ऑथर कि हमें लिव करनी चाहिए, बट हम लेस कनेक्टेड है, तो ये कोई नेगेटिव चीज़ ही होगी। तो आर टू बिजी विद आर पल्स, डोंट केयर अबाउट एनीवन, देखो ये हो सकता है डोंट केयर अबाउट एनीवन, और ये हो सकता है लॉस्ट टच विथ ह्यूमैनिटी। पर मुझे लगता है कि डोंट केयर अबाउट एनीवन इज वे टू ब्रूटल एंड वे टू कैटेगोरिकल टू बी एन आंसर, ठीक है? तो मुझे लगता है हैव लॉस्ट टच विथ ह्यूमैनिटी होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली भी कहा ही गया है, ठीक है? ये देखो, वी हैव लॉस्ट टच विथ आर ह्यूमैनिटी, तो यही जो मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लिसिट भी है, ठीक है? द रीजन फॉर बीइंग लेस कनेक्टेड, तो इसकी जो प्रीसीडिंग लाइन थी ना कि दिस सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड एंड येट वी लिव इन अ टाइम वेयर ह्यूमन बीइंग्स आर नेवर बीन लेस कनेक्टेड, तो ये जो है क्लियरली इसका आंसर जो है
रीज़न वाला आंसर ये तुम्हारा सेकंड लाइन में डिपिक्ट करा हुआ है, यहाँ से तुम्हें आंसर डिराइव हो जाएगा ये वापस अगर पढ़ोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हैव लॉस्ट टच विद ह्यूमैनिटी होना चाहिए। ठीक है, देखो इन्होंने ऑप्शन बी मार्क करा था बट दिस इज नॉट करेक्ट, जो मैं हाईलाइट करी हूँ ना वो करेक्ट है। When did the father give the precious advice to his son? ठीक है, when he was a toddler, when he was growing up, when he was a grown up man, when he was married. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या है? देखो वैसे ये एक मैं बहुत है ना जनरल सी बात बता रही हूँ कि इतनी भारी भरकम शब्द जो फादर ने कहा है तो वो तो इंसान को कोई टॉडलर में कोई कहेगा भी नहीं, तो टॉडलर वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। बट अगर तुम पहली लाइन पढ़ोगे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो ग्रोइंग अप जो है वो यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, तो डायरेक्ट आंसर बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैव वी फॉरगॉटन इन आवर लाइफ? ठीक है, what life is all about, what is death, what should we do to make our friends, what rules our life। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, डेथ के बारे में नहीं बात करी है और व्हाट शुड वी डू टू मीट आवर फ्रेंड्स इसके बारे में भी बात नहीं करी। व्हाट रूल्स आर लाइफ, इसका आंसर यही होगा, व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, लाइफ के बारे में इन्होंने बात करी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बट वी हैव ट्रबल वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट टू मीट अ न्यू नेबर इंडिकेट्स आर, तो इसका आंसर लेजीनेस, इंडिफरेंट एटीट्यूड, बिजी लाइफ, हेट फॉर द नेबर। आई डोंट थिंक हेट फॉर द नेबर इज टू एक्सप्लिसिट टू मेंशन, उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देके ही समझाया था और उनका कोई पर्पस नहीं था मतलब जो है नेबर को इंक्लूड करने का। बिजी लाइफ, इंडिफरेंट एटीट्यूड या लेजीनेस, लेजीनेस भी नहीं है, हेट फॉर द नेबर भी नहीं है। अब ये दो बचते हैं, इंडिफरेंट एटीट्यूड और बिजी लाइफ। देखो जी, इंडिफरेंट एटीट्यूड की अगर मैं बात करूँ दैट सूट्स वेल इन दिस सिचुएशन। द रीजन बीइंग कि मतलब है ना इसके अंदर जो टोन है पूरे बात करने की वो इसी से यही समझ में आती है कि हम फैक्स मशीन इन सब चीज़ों पे इतना रिलाई कर रहे हैं, मेल्स वगैरह पे, डिजिटल फोन्स है, तो हम इन पे इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं दैट वी डोंट केयर दैट कोई नया नेबर आया है उनसे हमें मिलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है इससे इंडिफरेंट जो एटीट्यूड है वो ह्यूमंस का बाहर आ रहा है। कहीं भी पैसेज के अंदर ऐसा नहीं समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा बिजी है हम लोग। ठीक है, बिजी है इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो लोग आजकल बिजी है, बट हमें लगता है कि इस सिचुएशन में इंडिफरेंस जो है ज़्यादा फिट बैठ रहा है। हो सकता है कि बहुत लोगों ने बिजी करा हो बट बिजी से ऐसा कुछ मतलब है ना, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है इस पैसेज के अंदर जिससे हम ये इन्फर कर सके कि मतलब जो है वो और जो फादर है वो बिजी लाइफ को एक रीज़न मान रहा है हमारे इस एटीट्यूड की को, मतलब बिजी एटीट्यूड को एक रीज़न मान रहा है हमारे इस एटीट्यूड के लिए। ठीक है, तो जो हमारा एटीट्यूड है वो ही इंडिफरेंट होता जा रहा है, इस वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें मतलब ह्यूमैनिटी से इतना दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर इंडिफरेंट एटीट्यूड होगा। इन्होंने बिजी लाइफ करा है विच इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, इस बात का ध्यान रखना। देखो हमारे टाइम पे तो हम कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते थे बट तुम नहीं छोड़ पाओगे, तो प्लीज़ अब एक्यूरेसी है ना अपनी इंक्रीज करो, क्योंकि कुछ तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगा अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द राइटर डिराइव दैट वी हैव लॉस्ट टच विद आवर ह्यूमैनिटी बिकॉज वी हैव लैंडेड ऑन द मून? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि मून पे पहुंच गए और इंसानियत भूल गए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज वी कैन फायर मिसाइल्स विद एक्यूरेसी, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज साइंस हैज डेवलप्ड मच एंड मेड अस एरोगेंट। बिकॉज पीपल हैव बिकम इंडिफरेंट टू ह्यूमन वैल्यूज एंड फीलिंग्स। देखो इसका आंसर डी ही होगा। देखो इस मुझे लगता है इस क्वेश्चन में सॉरी वेट अ सेकेंड, इसका आंसर जो है ना डी है। ठीक है, इसको मैं रेस कर देती हूँ। तो ये वाला जो आंसर है ना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना कंपैरेटिवली पिछले वाले क्वेश्चन से इजी था। तो अगर तुम इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल लेते हो, तुम वापस अगर तुमने इसका बिजी लाइफ किया होता तुम वापस इस क्वेश्चन पे जाते एंड इसका इंडिफरेंट एटीट्यूड कर देते। कई बार हमें दूसरे क्वेश्चन से ही पहले क्वेश्चन का आंसर कंफर्म हो जाता है या पता चल जाता है। ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ आंसर्स क्वेश्चन पेपर्स में ही एक किसी क्वेश्चन का आंसर दूसरे किसी क्वेश्चन में छुपा होता है। तो बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, इंटेलेक्ट लगाया करो। ठीक है, क्योंकि इसमें ना ये जो ABC है ना, ये कंप्लीटली कोई भी तरीके का सेंस नहीं बना रहे कि मून वाला भी नहीं
नहीं है, फायर मिसाइल्स भी नहीं है, साइंस को तो कहीं फादर ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया ही नहीं है कि ये वजह है। तो इसका आंसर डी बहुत आराम से, देखो इसमें भी कैंडिडेट ने ऑप्शन डी मार्क करा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने डी मार्क करा था तो यहाँ पर भी आके इनको इंडिफरेंट एटीट्यूड मार्क करना चाहिए था। मतलब एक बहुत ही बेसिक एक हम अगर एनालॉजी करें दोनों क्वेश्चंस के बीच में तो यही निकल के आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 66 क्वेश्चन। अब ये हमारा दूसरा वाला है, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ही सीज हिज रैटलिंग, व्हाट डज रैटलिंग रेफर टू, रैटलिंग का क्या मतलब होता है। देखो रैटलिंग मतलब अगर तुम वैसे भी निकाल सकते हो, बट आई थिंक हमें सारे, क्योंकि ये नॉइज वगैरह ये वॉइस से रिलेटेड है, कुछ आवाज से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, तो इट्स बेटर वी गो थ्रू द पैसेज एंड देन वी आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यू शैल हैव सम डिनर, यू शैल वॉच, हु शैल गेट सम डिनर। ठीक है, तो इसके अंदर जो यू है, जो यू यूज हुआ है वो किसके लिए यूज करा है, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज करा है वो क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द बर्ड्स। आगे बढ़ो। जूडेज फेलो फीलिंग विद बर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब एज वन ऑफ, तो जूड की जो फेलो फीलिंग है विद बर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड क्या बोल सकते हैं, ठीक है। दे सीम लाइक हिमसेल्फ टू बी लिविंग इन अ वर्ल्ड विच डिड नॉट वांट देम। व्हाट डज दिस लाइन टेल अबाउट जूड, ठीक है। तो चलो जी अब हम पैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। He sounded the clacker till his arm ached, and at length his heart grew sympathetic with the bird's thwarted desires. They seemed like himself to be living in a world which does not want them. Why should he frighten them away? They took upon more and more the aspect of gentle friends and pensioners, the only friends he could claim as being the least degree interested in him, for his aunt had often told him that she was not. He ceased his rattling and they alighted anew. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Poor little dears, said Jude aloud, you shall have some dinner, you shall. There is enough for all, for us all. तो देखो यू वाला क्वेश्चन था ना प्रोनाउन वाला, तो हम यहीं पे फिगर आउट कर सकते हैं कि यू जो है क्या का क्या मीनिंग है। तो ये मैं पहले अभी हाईलाइट कर देती हूँ, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा कि यहाँ पर आके पढ़ना है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। Farmer Trotham can afford to let you have some. Eat then, my dear little birdies, and make a good meal. ठीक है। They stayed and ate, inky spots on the nut brown soil, and Jude enjoyed their appetite. A magic thread of fellow feeling united his own life with theirs. Puny and sorry as those lives were, they much resembled his own. Okay. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बर्ड्स और जूड की लाइफ जो है कहीं ना कहीं रिलेटेबल बैठ रही है कि भाई उनसे भी कोई बात नहीं करता है, हमसे भी कोई बात नहीं करता है, उस तरीके का मुझे लग रहा है। अभी आई एम नॉट श्योर, लेट्स गो अहेड एंड लुक एट द क्वेश्चंस। हिज क्लैकर His clacker he had by this time thrown away from him as being a mean and sordid instrument. देखो कैसे कैसे वर्ड्स यूज करें ना, ये इनसे भी हमें समझ में आता है। तो ये पता नहीं क्या है, वेट लेट मी यूज अ पेन ओनली। हाँ, wait, let me use its thickness. Okay. Mean and sordid instrument, offensive both to the birds and to himself as their friend. All at once he became conscious of a smart blow upon his buttocks, followed by a loud clack which announced to his surprised senses that the clacker had been the instrument of offense used. The birds and Jude started up simultaneously, and the dazed eyes of the latter beheld the farmer in person, the great Rotham himself, his red face glaring upon the Jude's cowering frame, the clacker swinging in his hand. देखो मुझे ना बहुत थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इस पैसेज के अंदर, क्योंकि ये पैसेज जो है ये ना कोई इन्होंने आपको ना बैकग्राउंड दिया है कुछ भी चीज़ का, इन्होंने बस स्टार्ट कर दिया है, वो भी एक प्रोनाउन से। तो कभी कभी इस तरीके के पैसेजेस आते हैं, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं होता है। ये फैक्चुअल टाइप का पैराग्राफ नहीं है, एक डिस्क्रिप्टिव कह सकते हो उस तरीके का पैसेज है। तो चलो डिटेल में बात करते हैं, स्टोरी फॉर्म में है क्योंकि ये। तो अब देखते हैं। ही सीज्ड हिज रैटलिंग, व्हाट डज रैटलिंग रेफर टू, रैटलिंग का जो है वो मतलब पूछ रहे हैं। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, शटिंग ऑफ डोर,
नॉइज ऑफ क्लैकर, ट्वीटिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स थ्वाटेड डिजायर्स। तो रैटलिंग का क्या मतलब है? देखो रैटलिंग यहाँ पर हुआ है, तो जस्ट इसकी पहले वाली लाइन पढ़ो, ठीक है। देखो अब मैं ये सिनेरियो मान कर चल रही हूँ कि तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आया पैराग्राफ में से, ठीक है, तो भी तुम इसके आंसर्स कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी एक टेक्निक होती है, जरूरी नहीं है तुम्हें वर्ड बाय वर्ड पैसेज को डिकोड कर पाओ। स्मार्टनेस उसी में है कि जितना समझ में आए उसमें से आंसर निकाल रहे हो तुम, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली जो है ये लाइन से रैटलिंग वर्ड लिया है, तो जस्ट इसकी पहले वाली लाइन पढ़ो, ठीक है। He sounded the clacker till his arm ached, and at length his heart grew sympathetic with birds' thwarted desires. देखो रैटलिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि he sounded the clacker, तो ये प्रॉब्ली देखो रैटलिंग इज ऑल्सो अ साउंड, ठीक है, ये मुझे पता है। एंड क्लैकर इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ अ साउंड, ठीक है, इवन दो आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ क्लैकर, ये मैं अजम्पशन लेकर के चल रही हूँ, ठीक है। तो क्लैकर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये मुझे पता है। रैटलिंग इज ऑल्सो साउंड, सो दैट कैन बी एन आंसर। तो लेट मी चेक द अदर ऑप्शन ऑल्सो। तो नॉइज ऑफ क्लैकर ये एक आंसर हो सकता है। ट्वीटिंग ऑफ बर्ड्स, देखो ट्वीटिंग ऑफ बर्ड्स जो है ये इसकी जो बात है यहाँ पर नहीं करी गई है। देखो ट्वीटिंग ऑफ बर्ड जो है, क्या यहाँ पर इसकी बात करी हुई है? तो नहीं करी हुई है, ठीक है। तो ट्वीटिंग ऑफ बर्ड्स भी एक आंसर नहीं होगा। एंड ट्वीटिंग ऑफ बर्ड्स के लिए रैटलिंग वैसे भी इन जनरल भी यूज नहीं करा जाता है, तो ट्वीटिंग ऑफ बर्ड्स नहीं होगा क्योंकि उसकी बात ही नहीं करी गई है, ये मेरा रीजनिंग है। बर्ड्स थ्वॉटेड डिजायर्स, अब बर्ड्स के डिजायर्स कोई साउंड बना रहे हैं क्या? मतलब इतना सोचो, अगर तुम्हें थ्वॉटेड का भी मीनिंग नहीं पता, या बहुत तुम्हें बहुत होता है ना कि 50-50 है कि गैस कर पा रहे हो, तो उस तरीके से अगर मैं सोचूं, तो बर्ड्स की जो डिजायर्स है क्या वो कोई साउंड बनाएगी? तो यही चीज समझने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रैटलिंग जो है वो किसी साउंड से अफिलिएटेड है, ठीक है। ही सीज्ड हिज रैटलिंग, तो मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हें ये पता होगा कि रैटल का मतलब थोड़ा साउंड से रिलेटेड है, ठीक है, तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो इसका आंसर होना चाहिए नॉइज ऑफ क्लैकर। अगर तुम्हें नहीं भी पता है वर्स्ट केस सिनेरियो में, क्योंकि तुम्हें थोड़ी एक दो चीजों का मतलब अगर तुम्हें पता होता है तो तुम आंसर कॉन्फिडेंटली निकाल पाते हो, बट अगर तुम्हें वो भी नहीं पता है तो तुम ये सोचो कि इन तीनों की जो बात है ना वो फर्स्ट पैराग्राफ में की ही नहीं गई है। देखो डोर की भी कोई बात नहीं करी है, यस डोर की भी कोई बात नहीं करी गई है। जो बर्ड्स की थ्वॉटेड डिजायर्स की जरूर बात करी है, बट डिजायर्स जो है वो रैटलिंग एक एक्शन है, ये तो समझ में आ रहा ना, ही सीज्ड हिज रैटलिंग एक एक्शन है। तो बर्ड्स के डिजायर से इस एक्शन का क्या लेना देना हो सकता है, ठीक है, इसलिए इस बेसिस पे भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो थोड़ा इंस्टिंक्टिवली भी एक्ट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से भी सोचो। ट्वीटिंग ऑफ बर्ड्स की बात नहीं करी गई है, शटिंग ऑफ डोर की भी बात नहीं करी गई है, तो नॉइज ऑफ क्लैकर इज द ओनली आंसर विच मेक सेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू शैल हैव सम डिनर, यू शैल, हु शैल गेट सम डिनर, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैंने जो हाईलाइट करा था ना वो एक बार चेक कर लेते हैं। पुअर लिटिल डियर सेड जूड अलाउड, यू शैल हैव सम डिनर, यू शैल, ठीक है। तो देखो जूड किससे बात कर रहा है इस पूरी कॉन्वर्जेशन में या पूरे पैराग्राफ में? जूड जो है वो बात किससे कर रहा है? क्या वो जूड खुद से बात करेगा क्या? ये बताओ, ये तो नहीं हो सकता। फिर फार्मर ट्रॉथम, फार्मर ट्रॉथम से तो देखो ये आगे वाले पैराग्राफ में भी इन्होंने कहीं लिखा हुआ है कि ये फार्मर ट्रॉथम को देखता है एंड फिर वो डर जाता है उनसे, एंड फार्मर जो ट्रॉथम है उससे इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो डर रहा है, तो वो फार्मर ट्रॉथम से भी बात नहीं कर रहा है। तो जूड के जो फ्रेंड्स है ना वो बर्ड्स ही हैं, ठीक है, तो वो उन्हीं से बात कर रहा है। मोस्ट लाइकली इसका आंसर जो बर्ड्स है ये तुम भी निकाल पाओगे अगर तुम थोड़ा सा भी अगर तुम समझ रहे हो कि कैसे बर्ड्स की लाइफ और जूट की लाइफ रिलेटेबल है, कैसे वो उनको खाना खिलाता है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बर्ड्स इज द ओनली आंसर क्योंकि जूड के फ्रेंड्स ही बर्ड्स हैं। पूरे पैसेज में जूड और बर्ड जो है वो उनका इंटरेक्शन शो करा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is not true? Jude loved to see birds eating food. Clacker was not a pleasant instrument to Jude later. Birds did not eat food. Jude sounded the clacker. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, मतलब नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है, ट्रू वाला नहीं करना है। जूड लव टू सी बर्ड्स ईटिंग फूड, ये तो करेक्ट होगा क्योंकि जूड और वो है जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये बात का ध्यान रखो। क्लैकर वाज नॉट अ प्लेजेंट इंस्ट्रूमेंट टू जूड लेटर। अब क्यों क्लैकर प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट? क्या हमें देखो इसकी स्टेटमेंट की वेरासिटी चेक करनी पड़ेगी, कितना सही है, वेरीफाई करते हैं एक बार हम लोग कि सही है कि नहीं है। तो देखो
which announced to a surprised senses that the clacker had been the instrument of offense used. तो अब ये बोल रहा है जो क्लैकर है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑफेंस है, ठीक है। यानी कि ये क्योंकि ये सरप्राइज हो जाता है कि भाई क्लैकर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑफेंस की तरह काम हो रहा है। अब ऑफेंस तो है अगर वर्ड यूज करा है विच इज इन नेगेटिव सेंस, ठीक है। तो मतलब क्लैकर नॉट अ प्लेजेंट इंस्ट्रूमेंट टू जूड लेटर, ये भी सही आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने एंड में ये कंक्लूड कर दिया। Birds did not eat food, Jude sounded the clacker. Jude sounded the clacker, ये भी करेक्ट है। Birds did not eat food जो है वो ही नॉट ट्रू आंसर होगा। एंड अगर मैं डायरेक्टली अगर यहाँ से देखूँ कि बर्ड्स ने खाना खाया था या नहीं खाया था, तो आई थिंक दे स्टेड एंड एट, ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो दे जो है वो बर्ड्स है यहाँ पर, तो बर्ड्स ने खाया था, तो इसका आंसर इसलिए सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is true about the birds? इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है बर्ड्स के बारे में, ठीक है। बर्ड्स वर वेरी गुड एंड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ जूड, ठीक है, देखते हैं। ए हो सकता है बट देखना पड़ेगा कि गुड फ्रेंड्स तो है बट ओल्ड है या नहीं वो देखना पड़ेगा, यानी कि पहले से थे या नहीं वो देखना पड़ेगा। जूड कंसिडर बर्ड्स एज हिज ओनली फ्रेंड्स, ये तो सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी तुम्हें बताया था कि वो दोनों रिलेट कर सकते हैं आपस में। एंड उसको ना कहीं पैसेज में लोनली डिस्क्राइब करा गया है इनडायरेक्टली, ठीक है। हाँ, ये देखो, द ओनली फ्रेंड्स ही कुड क्लेम एज बीइंग इन द लास्ट लीस्ट डिग्री इंटरेस्टेड इन हिम फॉर हिज आंट हैड ऑफन टोल्ड हिम दैट शी वाज नॉट, ठीक है। तो इसके अंदर ओनली फ्रेंड्स ही कुड क्लेम एज बीइंग इन द लीस्ट डिग्री इंटरेस्टेड इन हिम, ठीक है, थोड़े बहुत इंटरेस्टेड थे, इसका कहने का मतलब ये ही है। बर्ड्स जो है थोड़े बहुत इंटरेस्टेड थे जूड में, पर ओनली फ्रेंड्स जो है वो इस बात को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब जो है कोई मतलब देखो, बाकी अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूँ और इनफैक्ट जूड की आंट की बात करूँ तो वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, बट जूड को ऐसा लगता था कि बर्ड जो है वो थोड़े उनसे कंपैरिजन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है, आंसर तो नहीं, अभी हम स्टेटमेंट वाइज वेरीफाई कर रहे हैं। तो जूड कंसिडर्ड बर्ड्स एज ओनली फ्रेंड्स क्योंकि वो ही थे जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे जूड में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स हैड सम डिनर, ठीक है, बर्ड्स हैड सम डिनर डिड दे, बट डिनर हैव करा था या क्या क्या टाइम था वो देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, यू शैल हैव सम डिनर, यू शैल हैव सम डिनर, यू शैल, देयर इज इनफ फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो ये तो डिनर भी करा था, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बर्ड्स वर नॉट प्यूनी, ये तो लिखा हुआ है इन्होंने डायरेक्टली कि वो होते हैं। यहीं पर देखो, प्यूनी एंड सॉरी एज दोज लाइक्स वर दे मच रिजेंबल्ड हिज ओन, यानी कि प्यूनी और सॉरी थे और वो जूड से भी रिजेंबल करते थे, तो ये वाला आंसर जो है वो तो गलत हो जाएगा। बर्ड्स रैटल जूड्स क्लैकर, बर्ड्स रैटल्ड, नो, ऐसा नहीं है। ही सीज्ड हिज रैटलिंग एंड उनका कुछ लेना देना नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये ए बी सी में से हमको देखना है, या तो ये ए बी सी है या फिर बी सी है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो चेक करते हैं कि जो है बर्ड्स ओल्ड फ्रेंड्स थे या नहीं जूड के, तो एक बार ये हमको चेक करना पड़ेगा। ओके, ये देखो, ये ऑफेंसिव जो मैं बात कर रही थी ना क्लैकर के होने की, ये यहीं से शुरू हो गया। एंड जो ट्रॉथम की जो रिलेशनशिप है वो भी यहीं से दिख सकती है, अगर तुम ये वाला यहाँ से यहाँ तक वापस पढ़ोगे कि स्मार्ट ब्लो अपॉन हिज बटक्स फॉलोड बाय अ लाउड क्लैक, ठीक है। तो यही ट्रॉथम के बारे में भी है, ठीक है। मेरे ख्याल से ओल्ड वाली जो चीज़ है वो इनिशियल ही कहीं पैसेज में मेंशन होनी चाहिए। यार अब ना इसमें कहीं ये नहीं दे रखा है कि ये ओल्ड फ्रेंड्स थे या नहीं थे। ठीक है, आई डोंट थिंक ओल्ड का कहीं पर भी मेंशन है, तो मेरे हिसाब से अगर मेंशन नहीं है तो तुम अज्यूम नहीं कर सकते, ये सिंपल सा रूल होता है, तुम ऐसा अज्यूम नहीं कर लोगे कि गुड का मतलब ओल्ड भी है। तो ओल्ड फ्रेंड्स जो है वो एक तरीके से एक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है, अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं करी होती है, और जैसे अगर 50% स्टेटमेंट करेक्ट है एंड 50% मेंशन नहीं है तो तुम उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मानते हो, ये सिंपल सा रूल है, ये ध्यान रखना। आगे भी बहुत सारे लोग जो है मुझे लगता है ऑप्शन ए मार्क कर सकते थे, बट
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड फ्रेंड्स के बारे में कहीं पर भी मेंशन जो है वो नहीं करा हुआ है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो कि कैंडिडेट ने लीव भी कर दिया था, विच मीन्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो इस जो पैसेज है ना, इसका ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत लगा कि हाँ ये सोचने वाला क्वेश्चन था। एंड एक तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वापस रिविजिट कर लेना। तो ये वाला हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। Jude's fellow feeling with birds can be described as one of sympathy, empathy, apathy, antipathy. देखो इस क्वेश्चन में जो है वो तुम्हारी वोकैबुलरी काम करेगी, है ना। तो वोकैबुलरी का यहाँ पर एक अच्छा खासा रोल आ जाता है कि इन सारे वर्ड्स का डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो मैं ना, जैसे अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम हो तो तुम ये वाली बुक पढ़ सकते हो, जो वर्ड पावर करके नॉर्मन लुइस की एक बुक है, वो वाली पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि इस उसके अंदर ऐसे एक रूट से या फिर एक जैसे पैथी वर्ड जो है वो उसका मतलब होता है फीलिंग, तो एक ही वर्ड से वो मल्टीपल वर्ड्स आपको साथ में जो है याद करवा देता है ऑथर। ठीक है, इस तरीके से उनकी बुक को डिजाइन करा गया है कि वो एक रूट लेते हैं, उस रूट से जितने भी वर्ड्स पॉसिबल है वैसे वो समझाते हैं, यानी कि बहुत लॉजिकल फ्लो है उस बुक का। अगर तुम चाहो तो वो बुक पढ़ सकते हो, मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो वो बुक जरूर पढ़ लेना। एंड देखो वो बुक बहुत मोटी है, तो अगर टाइम मिले तुम्हें शौक है थोड़ा इंग्लिश पढ़ने का तो तुम पढ़ सकते हो। अदरवाइज उस बुक के बिना भी सीयूटी का इंग्लिश का पेपर क्रैक हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। ठीक है, तो चलो इसका मीनिंग समझते हैं। सिंपैथी क्या होता है? जब दो लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, ठीक है, मैं हूँ और मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मेरे अच्छे मार्क्स आए बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यही सोचना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए एंड मेरी फ्रेंड के उतने अच्छे मार्क्स नहीं है। ठीक है, मैं उसको बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से स्कोर कर लेना, तो वो सिचुएशन क्या हो गई? सिंपैथी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं एंड ये सिंपैथी का मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मेरे अच्छे मार्क्स आए, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, पर लास्ट टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे जो पिछले सेमेस्टर का टेस्ट था उसके अंदर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे एंड इस बार मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम्पैथाइज विथ यू। ठीक है, यानी कि मैं वो फील कर सकती हूँ जो जिस फेज से तुम गुजर रही हो, सो दैट इज एम्पैथी। ठीक है, अपथी यानी कि मुझे, मतलब वो बोल रही है कि यार मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं बोल रही हूँ कोई मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, इंडिफरेंट टू, मैं तो अपने सोच में हूँ, मैं तो अपना ही सेलिब्रेट करी हूँ, सो दैट इज अपथी। ठीक है, एक होता है तो ये सिंपैथी, एम्पैथी, अपथी हो गया। अब आ जाते हैं एंटीपैथी पे। एंटीपैथी क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मैं, वो मुझे बोल रही है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं बोल रही हूँ वैसे भी कौन से तेरे आ जाते। ठीक है, वो अपने आप को बोल रही है कि यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, मेरे को इतना टाइम नहीं मिला, मेरे तो घर पे ये हो गया था, वो हो गया था, और मैं बोल रही हूँ कि वैसे भी कौन सा, अगर तेरे को टाइम मिल जाता तो तू पढ़ लेती। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज एंटीपैथी। तो मैंने एक ही सिचुएशन से तुम्हें ये समझा दिया कि सिंपैथी क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, अपैथी क्या होता है, एंटीपैथी क्या होता है। वो सिचुएशन में अगर हम दोनों के कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, और हम दोनों ही रो रहे हैं साथ में बैठ के, यूजुअली जो यही होता है, तो उसको भी हम एम्पैथी ही कहेंगे। यानी कि अगर तुम फील कर पा रहे हो जो तुम्हारा साथ वाला फील कर रहा है, उसे एम्पैथी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, अब जो है इतना ज्यादा रिलेट करता है बर्ड से, तो हमें इसे बोलेंगे एम्पैथी बोलेंगे, सिंपैथी नहीं बोलेंगे, अपैथी नहीं बोलेंगे, एंटीपैथी नहीं बोलेंगे, एम्पैथी इज द बेस्ट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे सीम्ड लाइक हिमसेल्फ टू बी लिविंग इन अ वर्ल्ड व्हिच डिड नॉट वांट देम। ठीक है, यानी कि झूठ सोच रहा है कि मैं भी एक ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पे लोग मुझे नहीं चाहते। और बर्ड्स के साथ भी यही सीन है कि कुछ उनके एग्जिस्टेंस नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि नो बडी मतलब केयर्स अबाउट देम, या ऐसा कुछ जो है, जो जूड ऐसा सोच रहा है। ठीक है, जो मेजोरिटी हम लोग यही सोचते हैं, पर ठीक है, जूड भी हमारे जैसा ही है। तो दे सीम, व्हाट डज दिस लाइन टेल अबाउट जूड? ठीक है, द बर्ड्स वर अनहैप्पी, Jude looked like a bird. Jude seemed to be unhappy. जूड वॉज इंडिफरेंट टू द वर्ल्ड। देखो जूड जो है इंडिफरेंट तो नहीं है वर्ल्ड से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने आंट के इंस्टेंसेस कोट करे, यानी कि ये तो है कि जो है वो जिस जगह पे रह रहा है उसको फर्क तो पड़ता है लोगों से, इसलिए वो स्टेटमेंट दे रहा है कि वो, क्योंकि वो वर्ल्ड को इतना अच्छे से समझ चुका है, इतनी चीजों को देख चुका है कि वो मतलब उस वर्ल्ड में तो रहता ही है, जो भी वर्ल्ड में हैपनिंग्स होती है वो उससे अफेक्ट तो हो ही रहा है, तो इंडिफरेंट तो नहीं है झूठ। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हार्ट में जाओ, मतलब अगर तुम मेरे बारे में नहीं सोचते मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचूं, ऐसा नहीं कर रहा है झूठ। आंट ने बोला कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, तो ये बात जो है वो झूठ को याद रही है। सो दैट शोज कि झूठ इज नॉट इंडिफरेंट टू द वर्ल्ड। ठीक है,
जूड सीम टू बी अनहैप्पी, ये डेफिनेटली आंसर हो सकता है, क्योंकि कोई अगर तुम्हें बोल रहा है कि यार मेरे में और फॉर एग्जांपल इस वर्ल्ड में कोई भी फर्क नहीं है, तो तुम ये सोचोगे ना कि यार बेचारा इंसान कितने ज्यादा दुख में है. सो दैट इज व्हाट जूड इज ऑल्सो ट्राइंग टू कन्वे अस. जूड लुक लाइक अ बर्ड. यार ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज वो बिग बर्ड की तरह दिखता है, ये तो कैसे हो सकता है. ठीक है. द बर्ड्स वर अनहैप्पी. द बर्ड्स वर अनहैप्पी, ये तो कहीं पर बर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ये लिखा ही नहीं गया है. तो बर्ड्स वर अनहैप्पी का तो सवाल ही नहीं होता. और हमें जूड के बारे में पूछा है तो हम बर्ड्स के बारे में क्यों बताएंगे. ठीक है. तो इसका आंसर, सिंपल सा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये हमने 2 पैसेजेस कर लिए हैं कंप्लीट इस पेपर के. तो अराउंड मेरे ख्याल से ये हो गए होंगे 10 क्वेश्चन से ऊपर ही हो गए होंगे. तो लेट्स बिगिन विद द पैसेज. तो एज आई ऑलवेज टोल्ड कि जैसे ही आप पैसेज को देखो, यू डोंट हैव टू जंप इनटू द पैसेज टू कंप्लीट रीडिंग इट, क्योंकि मुझे लगता है स्किमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको स्किम करने चाहिए क्वेश्चंस को. तो वी विल फर्स्ट स्किम द क्वेश्चंस. ठीक है. मैं आपको बताती हूँ स्किमिंग होती भी क्या है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि 1990 एपीजे अब्दुल कलाम वाज अवॉर्डेड विद सी. दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इसके अंदर कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस बताना है कि कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी बाद में हुई. ठीक है. ये भी देखते हैं बाद में. अब्दुल कलाम स्टडीड व्हाट. तो ठीक है, ये देख लेंगे. अब्दुल कलाम बिलीव्ड इन. फिर अब्दुल्स मदर मॉर्टगेज्ड हर. ओके. चूज द करेक्ट आंसर. ठीक है. देखो, whenever we talk about skimming ना, आपको स्किमिंग ऐसे करनी होती है कि यू डू नॉट हैव टू रीड द ईच एंड एवरी वर्ड. ठीक है. बस आपने इतना पढ़ लिया कि एपीजे अब्दुल कलाम 1990, बस उतना पढ़ लिया. फिर उसके बाद यहाँ पर ये तो आपको ये क्वेश्चन जो है, यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन ऑफ इट. जस्ट यू कैन लीव दिस क्वेश्चन बाय जस्ट क्विकली हैविंग अ ग्लांस ऑफ इट. कि 15 अक्टूबर लिखा है, तमिल पोएट लिखा है, मिसाइल मैन लिखा है, द रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है, एंड डॉक्टर कलाम नेशनलिस्ट. बस इतना लिखा है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज की वर्ड्स इन स्किमिंग. ठीक है. आपको पूरा पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना होता उसको रीड करते हुए. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन स्किमिंग थ्रू द क्वेश्चंस. इससे अच्छा तो आप एक बार में पूरा रीड कर लो ना. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किमिंग. ठीक है. क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में याद रहता है कि अच्छा ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, तो हम जब आप रीड कर रहे हो, then you tend to mark those lines which has the answer of that question. ठीक है. तो Abdul's mother mortgaged her what. Okay. Then matching the words है. अच्छा, this is something else. यहाँ तक ही है हमारे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस पैसेज से. एंड मोस्ट लाइकली दिस इज द लास्ट पैसेज ऑफ द इंटायर क्वेश्चन पेपर. एंड उसके बाद मेरे ख्याल से वोकैब एंड ग्रामर जो है वो स्टार्ट हो रहा है. वील सी व्हेन वी आर डन विद दिस. तो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग ऑफ द पैसेज. ठीक है. Dr. Kalam, the missile man, was the 12th president of India. He was the third Muslim president after Dr. Zakir Hussain. Fakhruddin Ali Ahmad, he was born at Dhanush Kodi, Rameshwaram on October this. He did his BSc from St. Joseph's College, Tiruchirappalli, to become the first graduate in his family. His mother had to mortgage her gold bangles and necklaces to get the admission to prestigious Madras Institute of Technology, where he studied aeronautical engineering. Thereafter, Dr. Kalam never looked back. Dr. Kalam was a staunch nationalist and secular to the core. He could quote quote words sentences with equal ease both from Holy Quran and Bhagavad Gita. He was a fan of great Tamil poet, philosopher Subramaniam Bharati. As a boy, he was captivated and charmed by high skies. He had a scientific temper blended with spirituality. Endowed with a scientific temper, he believed in astronomy and not astrology. Okay. Despite his tremendous achievements, Dr. Kalam continued to dream about various other achievements. Under his stewardship, the country's missile development program took rapid strides, culminating in the successful launching of the Trishul, Prithvi, Agni 1 and 2, Nag and Akash. In recognition of his talent, he was conferred with country's top civilian honors, Padma Vibhushan, Bharat Ratna. He was a great son of India. He always used to say, I want to ignite young minds, which are powerful resource. His mission was to teach 1 lakh students. Being the president of India, his main focus was to ignite the minds of the people. See, again, in such kind of passages, na, when you already know what the author is trying to convey to you get a better knack of solving the questions. ठीक है. अब डॉक्टर कलाम के बारे में सब लोग जानते हैं. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी. इवन वेन यू गो थ्रू द पैसेज यू फाइंड कि हाँ ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ भी मुझे पता है. सो देयर इज नथिंग वेरी न्यू और वेरी स्ट्रेंज. ठीक है. तो समथिंग विच यू डू नॉट नो और समथिंग विच हैज़ कम रियली स्ट्रेंज इन द पैसेज, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. तुम्हें सबको पता है कि वांटेड टू इग्नाइट यंग माइंड्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें नहीं आपको पता होगा. ठीक है. इन जनरल
तो दिस पैसेज इज क्वाइट इजी इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट द सब्जेक्ट मैटर, पर ये वाला जो पैसेज था जो हमने पिछले वीडियो में करा है, दिस आई फाउंड अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। एक तो क्योंकि देयर इज नो बैकग्राउंड, नो समथिंग, कुछ भी इन्होंने वो नहीं दे रखा था कि क्या है, पहले क्या हुआ था, जस्ट स्टार्टेड विद एब्रप्टली कहीं से भी स्टार्ट कर दिया गया था, तो दैट मेड इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बट दिस इज अ वेरी इजी वन, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 1990 में अब्दुल कलाम को कौन सा जो है वो अवार्ड मिला था? 1990, सिर्फ आप ईयर ढूंढोगे यहाँ पे, पद्म विभूषण मिला था। सो द करेक्ट आंसर इज पद्म विभूषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सीक्वेंस इन द गिवन पैराग्राफ, ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 15th अक्टूबर, ऑफ कोर्स ये तो जो है ये इनका पहला ही होगा, ठीक है। एंड डॉक्टर कलाम द मिसाइल मैन वॉज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। All right. So he was born इतना, he was a fan of great Tamil poet, being the president of India, missile man. अच्छा, I feel कि ऑप्शन ऑफ सीक्वेंस इन गिवन पैराग्राफ लेना है। सो ऑब्वियसली बॉर्न तो इंसान पहले ही होता है, तो फर्स्ट जो है हम इसको दे देते हैं उस सेंस में, बट दिस डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि पैराग्राफ में जैसे जैसे तुम्हें इन्फॉर्मेशन बताई गई है उस हिसाब से तुम्हें इसको अरेंज करना है। सो इट्स नॉट बेस्ड अपॉन द एक्चुअल रियल लाइफ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आई थिंक तो पहली चीज़ इन्होंने जो बात करी है वो करी है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बॉर्न, ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट। इसके पहले देखो, इसके पहले कोई बात करी गई है क्या और कोई? 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या ये पहले? ओके वेट, यस, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव टोल्ड, एंड सेकेंड चीज़ है ये। तो यानी कि 12th प्रेसिडेंट वाला जो है ये वाला, ये पहला आ जाएगा, एंड ही वॉज बॉर्न ऑन दिस डेट, ये सेकेंड हो जाएगा। और आगे क्या आता है? देखो सी ए एक ही ऑप्शन है, तो आज वैसे तो आंसर ये होगा। देखते हैं कि ये एक थर्ड है या नहीं है। डॉक्टर कलाम वॉज अ स्टॉन्च नेशनलिस्ट, क्या ये बाद में, जस्ट इसके बाद में लिखा है? यस, हियर इट इज रिटन, ठीक है। सो दिस इज थर्ड, एंड द नेक्स्ट इज ही वॉज अ फैन ऑफ ग्रेट तमिल पोएट, ये मेंशन कर रहा है, सो आई थिंक ये तो यहीं पर है। सो दिस इज इसके बाद में लिखा है, सो दिस इज फोर्थ, एंड द फिफ्थ वन इज ऑल राइट। हाँ, ये तो आई थिंक लास्ट लाइन है। सो दिस इज द सीक्वेंस, एंड इसके हिसाब से इट वुड बी सबसे पहले सी ए बी, नो पहले ई फिर बी एंड देन फिर डी, तो विच इज ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्लीज माइंड दिस फैक्ट कि योर आस्क टू arrange the options in terms of the sequence which is given in the paragraph, as in when they have revealed the information uske basis pe you have to arrange the all the major milestones in the life of Dr. Kalam. All right, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब्दुल कलाम स्टडीड व्हाट, ठीक है, तो हमें याद ही होगा, क्योंकि इवन अगर आपको नहीं भी दे रखा हो पैसेज, तो भी यू नो इट्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि ही हैड अ पर्टिकुलर अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्काईज, तो which clearly gives us an indication कि has studied aeronautical engineering, because उनको मद्रास के इंस्टीट्यूट में भी he got an impression, right? ठीक है, let's move on to the next thing. Abdul Kalam believed in what? Astrology, epistemology, astronomy, numerology. Astronomy का रखा है क्योंकि they have mentioned explicitly that he was inclined towards astronomy and not astrology, ठीक है। So you have to remember this thing. Moving on to the next question. Abdul's mother mortgaged her what? Gold bangles. Again, this is very, very. Acha, wait. Okay, let me check. Is it gold bangles and necklaces both? Let us check this out. Uh, yes, I'm extremely sorry. This is both gold bangles and necklaces. तो इसका आंसर गोल्ड बैंगल्स एंड नेकलेसेस होगा। सो दिस इज सी, दिस इज समथिंग दैट आई हैव आल्सो कमिटेड wrong in like this happened with me multiple times, even when I was practicing for my own CUT examination, ki I used to get so excited to answer the question that I read the question and then straight away whatever answer or option I found the at the first place correct, I used to mark that option, but I didn't evaluate the other options. That is the biggest and the gravest mistake that you can commit while solving MCQs, ठीक है। You have to evaluate each and every option, read through each and every option, then only mark the
करेक्ट वन, ठीक है। ऐसा नहीं कि गोल्ड बैंगल्स देखे एंड यू फॉल फॉर दैट एंड मार्क दैट, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एंड अगेन रीडिंग द क्वेश्चन एंड ऑल द ऑप्शंस एसोसिएटेड विद दैट क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज गोल्ड बैंगल्स एंड नेकलेस, एंड एक्सट्रीमली सॉरी इट्स नॉट गोल्ड बैंगल्स, ठीक है। दिस अगेन हैपेंस, दिस इज अ वेरी सिली मिस्टेक, ओके, एंड इट ओनली हैपेंस व्हेन you're too excited or you're over prepared or you're very much happy about the level of difficulty the paper has. You feel that okay, the paper is very easy, I'm able to do it, but at the same time you need to maintain your calm and think, okay, agar if the paper is easy, the cutoff will be high, so I need to ensure that I get each and every question asked in the question paper correct, okay. I need to ensure that only that will make sure that I'm able to get that particular particular whatever you're able to meet a particular benchmark, ठीक है। तो वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है कि जितना पेपर इजी आता है द कट ऑफ गोज हाई, स्पेशली फॉर नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑल राइट, तो अगेन दिस इज द मैच इन द फॉलोइंग, लेट्स रीड ईच एंड एवरी वर्ड। अगर आपको देखो द वेरी फर्स्ट प्लेस अगर मैं कहूँ, तो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इट बिकम्स रियली रियली इजी फॉर यू टू क्रैक इट, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, बट चलो देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कल्मिनेट का क्या मतलब होता है? इज इट एक्सेलेंट, ग्रांटेड, लॉयल, कंक्लूड। सी कल्मिनेट का मतलब होता है कोई इवेंट इफ इट हैज कल्मिनेटेड इट मींस इट हैज कंक्लूडेड, तो कल्मिनेट का मतलब कंक्लूडेड है। पर अगर इवन इफ यू डोंट नो कि कल्मिनेट का मीनिंग क्या होता है, तो एक बार के लिए आप इसको साइड में रख दो। फिर दूसरे पे आओ स्टॉन्च। स्टॉन्च इज व्हाट? स्टॉन्च इज स्टॉन्च सपोर्टर है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना स्टॉन्च सपोर्टर है, ही इज अ स्टॉन्च हिंदू, इज अ स्टॉन्च मुस्लिम, इज अ स्टॉन्च बीजेपी सपोर्टर, तो स्टॉन्च मीन्स अ वेरी लॉयल वन, ठीक है। तो आई थिंक बी का 3 होना चाहिए। और एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज कन्फर्ड। कन्फर्ड का मतलब होता है ग्रांटेड, ऑफ कोर्स ही वाज कन्फर्ड विद दिस अवार्ड, सो दैट इज कन्फर्ड, तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस एक्सीलेंट, ओके। सो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन गोज वेल विद इट, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ए का 4 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इफ यू आर एबल टू मार्क द अदर 3 ऑप्शंस, ठीक है, आपको एक का पता ही है कि फिर ये जो है बचा हुआ ऑब्वियसली 4 ही होगा, इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस। अगर आपको इन 3 के पता है तो देयर इज नो वरी कि आपको अगर इसका नहीं पता है तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा करो, डोंट पैनिक जस्ट सीइंग वन वर्ड कि चलो ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसका कुछ तो रेलेवेंस हम निकाल ही लेंगे, या बाकी के अगर आते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ क्वेश्चन में जो पूछी हो, हर वर्ड जो लिखा हुआ है स्पेसिफिकली इंग्लिश के पेपर में वो आता हो, ज़रूरी नहीं होता है ये, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा करो एंड पैनिक मत हुआ करो, दैट इज़ माई एडवाइस। आगे बढ़ते चलो। पेंसिव का क्या मीनिंग है? सिनोनिम पूछा है। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि सिमिलर अगर कहा है, सिमिलर, तो विच मीन सिनोनिम, ठीक है। और पर कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अभी यहाँ पे तो सिमिलर लिखा है, पर यहाँ पे अगर ऑपोजिट लिखा होता एंड आपने फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर लिया एंड सोच लिया कि ऑपोजिट लिखा है पर सिमिलर आपने पढ़ लिया उसको या समझ लिया, क्योंकि आपने मेजोरिटी क्वेश्चन सिमिलर के सॉल्व करे, तो आप मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है दैट यू एंड अप मार्किंग द रॉन्ग ऑप्शन, तो वो गलती मत करना बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि ये लोग इन्होंने कहीं कुछ हाईलाइट भी नहीं करते, जैसे ऑपोजिट को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखे तो हो सकता है कि जो कैंडिडेट है उसकी नज़र जाएगी उस पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो आपको हाईलाइट करके दे। कई बार इट हैपेंस दैट द क्वेश्चन पेपर सेटर इज काइंड इनफ टू हाईलाइट द गेम चेंजिंग वर्ड, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से रीड करा करो, ठीक है। पेंसिव का क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस, स्पाइटफुल, ट्रैजिक। सी दिस क्वेश्चन यू कैन ओनली आंसर व्हेन यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कि पेंसिव का क्या मतलब होता है। स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्पाइटफुल नहीं है, द करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्टिव, दैट यू आर रिफ्लेक्टिव अबाउट थिंग्स, तो दैट इज व्हाट पेंसिव मीन्स। तो ये थोड़ा यूनिक वर्ड भी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको आता हो, पर अगेन दिस इज दिस इज समथिंग दैट विल क्रिएट डिफरेंस, जिसकी 100% आएगी एंड जिसकी उससे थोड़ी कम आएगी। सो सच क्वेश्चंस आर देयर इन द क्वेश्चन पेपर, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे टाइम तो देयर वाज एन ऑप्शन, ठीक है, कि आप 10 क्वेश्चंस को लीव कर सकते हो, आउट ऑफ 50 यू वांट टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, बट अब आपके टाइम में ऐसा हो रखा है कि 50 में से 50 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। ऐसा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि अगर ये नहीं आ रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। दिस आई थिंक विल डेफिनेटली इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर विच विल अगेन रिड्यूस द कट ऑफ। अब पहले 780 790 बहुत आसानी से आ जाते थे, अब उतनी आसानी से नहीं आएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं,
अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, द सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू। अगेन इसका भी तुम्हें जो है वो एंटोनिम ही निकालना है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? रिलायबल, वैल्यूएबल, एस्टीम्ड, रिडीम्ड। देखो अब रिलायबल, वैल्यूएबल, रिडीम, चलो रिडीम तो अगेन एक डिफरेंट वर्ड ही हो गया। रिलायबल, वैल्यूएबल अगेन थोड़े से एसोसिएटेड है, तो इन दोनों का अगर तुम्हें मीनिंग नहीं पता तो इसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हो। बट वेनरेबल का मतलब होता है ना कि वेनरेबल गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट। तो वेनरेबल इज समथिंग जिनको पूजा जाता है, जिनको एक तरीके से होता है ना, हम एक ऐसे पेडेस्टल पे बिठा देते हैं जिसपे हम उनको थोड़ा सा अपने से ऊपर समझते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एस्टीम्ड। तो वेनरेबल का एस्टीम्ड ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर पूछा है अगेन, तो सिमिलर में सिनोनिम पूछा है। तो मैमथ का क्या है? जिगैंटिक, मिनिस्क्यूल, पेरिलियस, मैग्निफिसेंट। तो मैमथ का अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो मैमथ तो मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा होता है ना, विशाल, भव्य। इफ़ आई गो इन द हिंदी हिंदी सेंस, क्योंकि किसी किसी को मतलब मैं इंटेंसिटी बात की तभी समझा सकती हूँ क्योंकि व्हेन आई हैव मोर वर्ड्स टू सब्स्टिट्यूट इट। तो मैमथ का मतलब होता है जिगैंटिक। हम यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना, मैमथ जैसे जिगैंटिक एनिमल हो गया, हाउस हो गया, मैमथ को हम उस सेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो मैमथ का अगेन सी, दीज आर द क्वेश्चन विच आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर वोकैबलरी। जो 3 क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं ना, वो पूरे के पूरे वोकैबलरी पर बेस्ड है। तो इसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, ठीक है। तो थोड़ी वोकैबलरी पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। बहुत सारे अच्छे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है, तुम अगर कहोगे तो मैं बता भी दूंगी। पर थोड़ा सा ना वोकैबलरी पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है क्वेश्चंस को छोड़ने का। एंड डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी रैंक डिसाइड करने में, अल्टीमेटली कॉलेज को डिसाइड करने में, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैच द वर्ड, ओके। एस्थेटिक, इथनेशिया, प्लेजरिज्म, समरी, ठीक है। तो एस्थेटिक तो ऑफकोर्स सबको पता होगा, ब्यूटी से रिलेटेड है। फिर इथनेशिया का मतलब होता है, जैसे मतलब होता है ना कि वॉलंटरी किलिंग, वॉलंटरी किलिंग नहीं, जैसे लाइक पैसिव इथनेशिया होता है, एक्टिव मतलब बहुत सारी पैसिव डेथ करके थोड़ा सा लिंक होता है। अगर बहुत सारे हमारे जो इंडिया में है इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस है वेर इन द पेशेंट्स हैव रिक्वेस्टेड इथनेशिया इन टर्म्स ऑफ वॉलंटरी डेथ का मतलब होता है। तो एक तरीके से इथनेशिया, आई एम थिंकिंग इथनेशिया को अगर तुम्हें नहीं पता है, लेट्स लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगेन दिस इज डिबेटेबल। अगर किसी को नहीं पता है तो चलो इसको छोड़ते हैं अभी। प्लेजरिज्म जो है, प्लेजरिज्म का मतलब होता है लिटरेरी थेफ्ट, ये तो सबको पता ही है। समरी, अ ब्रीफ स्टेटमेंट। तो इथनेशिया का मतलब हुआ मर्सी किलिंग, विच इज बी का 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए का 4, बी का 3, सी का दिस इज 1 एंड डी का 2, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू एलिवेट? एलिवेट का क्या ऑपोजिट पूछा है? अगेन देखो, अब ध्यान रखना, इसका ऑपोजिट पूछा है, इस बात का बहुत ध्यान रखो, सिनोनिम नहीं पूछा है। तो एग्जैजरेट, एग्रेवेट, रिलीव, लाइटर, ऑपोजिट पूछा है। तो एलिवेट का जो देखो एग्जैजरेट और नहीं, रिलीव और लाइटर जो है ये एक ही सेंस में होता है। जो एलिवेट का मीनिंग है ना वो यही है, रिलीव करना, लाइटर करना, दैट इज एलिवेट द पेन, यानी कि पेन को कम कर देना। यूजुअली सेंस में यूज करा जाता है कि प्लीज अप्लाई दिस बाम, दिस विल एलिवेट योर पेन, सो विच इज लाइक इट विल रिलीव यू फ्रॉम द पेन। तो इस बात का ध्यान रखना। तो सी एंड डी इज द सिनोनिम। एग्जैजरेट will not be the exact opposite। तो अगर मेरे पास एग्रीवेट है विच मीन्स टू इंक्रीज, ठीक है, किसी चीज का इंटेंसिटी को बढ़ा देना, उसको बोलते हैं एग्रीवेट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब देखो जो ये वाला अगर करेक्ट है बी, तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी में दे रखा है, तो सी को ही मार्क करना है। तो विच इज द करेक्ट आंसर सी यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉब्ली आई थिंक हम 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 25 के बाद वील टेक इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो 25 तक सॉल्व करते हैं। विच वन द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू ओपेक? ओपेक का क्या मतलब होता है? जैसे आर पार कुछ नहीं दिखता, ठीक है, दैट इज ओपेक। तो ओपेक का अगर तुम्हें डायरेक्ट मीनिंग पता है तो इसका आंसर जो है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, विच इज द ऑप्शन सी ओनली, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमने सी चूज करा है, तो सी वाला जो आंसर है ये ऑप्शन बी के अंदर है। तो केयरफुली मार्क करना व्हेन यू मार्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब ब्लर, हेजी, ग्रिमी, इन सब का कोई पॉइंट ही नहीं है। देखो अगर तुम्हें ओपेक, मुझे जैसे मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, ये हमने 6 7 पे कहीं ना कहीं साइंस में पढ़ा था। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड्स कॉमन होते हैं। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स विच विल ओनली हेल्प यू ना इन योर सीयूटी एग्जाम, ठीक है। और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, डोंट हेजिटेट टू फेस दिस फैक्ट कि तुम्हारी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है। जस्ट फेस द फैक्ट एंड वर्क ऑन इट। अभी भी 1 मंथ है, इतना सीयूटी का इतना भी लेवल डिफिकल्ट नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा। जस्ट वर्क ऑन योर वीकनेसेस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू टर्स। टर्स का ऑपोजिट पूछा है, ठीक है, आप ध्यान रखना ऑपोजिट पूछा है तो टर्स का ऑपोजिट क्या होगा? प्रिसाइज, कॉम्पैक्ट, पोलाइट, ब्रीफ, ठीक है। तो आई गेस प्रिसाइज का मतलब होता है वेरी, मतलब टू द पॉइंट होना। एंड कॉम्पैक्ट का मतलब होता है अगेन प्रिसाइज। देखो प्रिसाइज और कॉम्पैक्ट जो है वो एक तरीके के मीनिंग ही मतलब निकल रहे हैं इनसे, और ब्रीफ का भी मीनिंग यही निकल रहा है। अब देखो ऑपोजिट पूछा है इसका टर्स का, तो प्रिसाइज, कॉम्पैक्ट और ब्रीफ के अगर एक ही मीनिंग है तो जो बचा हुआ है वही, मतलब वही मतलब ऑप्शन हुआ ना तुम्हारे पास, जिसपे तुम अपना एक फ्लूक ट्राई कर सकते हो व्हेन यू डोंट हैव करेक्ट मतलब मीनिंग टू दिस वर्ड। अगर तुम्हें इसका मीनिंग नहीं भी पता है तो भी, अगर तुम्हें इन तीनों के तो पता ही है क्योंकि ये तीनों तो बहुत कॉमन वर्ड्स है, तो जो बचा हुआ है वो ऑब्वियसली आंसर होगा, क्योंकि अगर ये तीनों सिनोनिम्स है तो ये तीनों में से तो आंसर होगा नहीं। बचा हुआ क्या? पोलाइट। तो टर्स इज वेरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, कर्ट उस टाइप का होना। सो उसका मेरे ख्याल से जो ऑप्शन ऑपोजिट होगा वो होगा सी। तो सी जो है वो तुम्हारे ऑप्शन डी में आ गया है, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी तक हमने यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए हैं, इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स गो अहेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू विंसम? विंसम का ऑपोजिट पूछा है, सो प्लीज वन मोर थिंग यहाँ पर कि आप प्लीज इसको ये कंफ्यूज मत करना कि सिमिलर लिखा है। देखो जब व्हेन वी आर रीडिंग इन वन गो तो हमें ऐसा लगता है कि अगर पिछले वाला क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है तो सिमिलर पूछा है अगर उसके अंदर, तो इसमें भी सिमिलर ही पूछा होगा। एंड स्पेशली व्हेन वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड वी आर वेरी प्रोन टू कमिट सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऑपोजिट पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा है। तो विंसम का ऑपोजिट क्या होता है? अग्रीएबल, काइंड, अनएमिएबल, ब्यूटीफुल। देखो विंसम का मतलब होता है समवन हु इज फ्रेंडली, एमिएबल। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो ऑप्शन सी होगा। अग्रीएबल, काइंड जो एक तरीके से सिनोनिम्स हो सकता है। ब्यूटीफुल आई डोंट थिंक इट्स रिलेटेड टू विंसम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। एंड ऑप्शन सी अगर करेक्ट है तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट का कोड आपके ऑप्शन के कोड से भी मैच करे। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। एंड स्पेशली सीयूटी में ऐसा बहुत रेपिटेडली ऑब्जर्व करा गया है कि ये क्वेश्चन पेपर सेटर्स जो है यूजुअली ऐसा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि ऑप्शन जैसे सी आपने जो यहाँ पे करेक्ट मार्क करा, यहाँ पर भी आपने सी मार्क कर दिया ऑप्शन में भी। सो दिस विल मतलब आपका एक क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें इडियम और उसका मीनिंग वी हैव टू मैच। तो टू बी इन डोल्ड्रम्स का क्या मतलब होता है? डोल्ड्रम्स का मतलब होता है टू बी फीलिंग वेरी डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड। तो टू बी इन अ लो स्पिरिट, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कॉल इट अ डे यानी कि वाइंड अप कर देना, आज का काम यहीं पे खत्म होता है। तो ये टू क्विट वर्क एंड गो होम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। रिंग्स अ बेल के लिए होगा मेरे ख्याल से साउंड्स फेमिलियर, कि हाँ मतलब दिस रिंग्स अ बेल, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपने ऐसा सिमिलरली कुछ ऐसा सुना है, कुछ फेमिलियर हो आप इस चीज़ के साथ। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपसे कोई शेयर करता है तो आपको लगता है कि हाँ दिस साउंड्स फेमिलियर, इट रिंग्स अ बेल, विच मीन्स कि हाँ आपने सुना हुआ है, आप इससे फेमिलियर हो। तो रिंग्स अ बेल का मतलब वो होता है। टू बेल द कैट का क्या मतलब होता है? टू बेल द कैट का मतलब होता है टू फेस अ रिस्क। तो आई थिंक अगर तुम्हें 4 में से 3 के भी पता हो, ये 3 तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, इनफैक्ट कॉल इट अ डे तो बहुत कॉमन है। तो इसलिए इन्होंने बी का, अगर तुम्हें 4 अगर पता होगा तो बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ठीक है। अगर तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इडियम है, तुम अगर कोई लाइव क्लासेस भी अटेंड करते हो तो हमेशा टीचर ऐसे बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि ख़त्म करते हैं आज का काम। तो बी का जो 4 है वो एक ही ऑप्शन में है। अगर तुम्हें सिर्फ एक इडियम का मीनिंग भी पता है ना तो भी तुम इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो। तो देखो इतना ऐसा भी नहीं करा इन्होंने कि हर में बी का 4 देते हैं, नहीं तो फिर एक कन्फ्यूजन हो जाती। तो ऑप्शन डी मार्क करना ये क्वेश्चन का बहुत ईजी था। अगर आपको सिर्फ ये वाला इडियम पता होता तो यू कुड हैव इजीली नेल्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर क्वेश्चन। अगेन ये जो है इडियम फ्रेजेस मैच करने का क्वेश्चन है। तो टर्न अ ब्लाइंड आई,
To avoid talking about what is important, to refuse to acknowledge a truth. आई थिंक टू टर्न अ ब्लाइंड आइज टू रिफ्यूज टू अक्नॉलेज अ नोन ट्रूथ, यानी कि ये चीज़ आपको पता है तो भी यू टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स इट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने मेरे साथ कभी पास्ट में कुछ बुरा करा है और दैट पर्सन हैज बिट्रेड मी, ठीक है, एंड इवन देन आई गो एंड टॉक with that person very friendly very nicely, तो I have turned a blind eye to his or her mistakes, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। सो दैट इज व्हाट turn a blind eye means, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Beat around the bush, being very happy to reveal secret information. Yes, to avoid talking about what is important. Like exams में हम क्या करते हैं? When we don't know the answer, we beat around the bush. So इसका जो correct answer है B का 1 हो जाएगा. Again, this is a very very common idiom. Spill the beans का क्या मतलब होगा? Spill the beans is to reveal secret information. ठीक है? क्योंकि spill the beans is again a very common idiom. ये भी बहुत prominently यूज करा जाता है। ऑन क्लाउड नाइन भी वेरी वेरी कॉमन। इट डज मीन कि बीइंग वेरी हैप्पी। इन जो हिंदी में हम बोलते हैं कि सातवें आसमान पे होना, बट इन इंग्लिश में इट्स लाइक ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है। तो बीइंग वेरी हैप्पी। तो लेट्स चेक अब कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। I think option this C is correct, right? Yes. Option C is correct. A ka 2. Yeah. Option B is not the right one, which is marked by the candidate. So please don't get confused by this. ये option C correct है इस question का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन इसके अंदर भी हमें जो है वो मार्क ही करना है। और ब्लैक शीप का क्या मतलब होता है? बीइंग अ डिस्ग्रेस फॉर द फैमिली, मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, अ ग्रेट नॉइज, नॉट एज इजी एज इट अपियर्स टू बी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बीइंग अ डिस्ग्रेस फॉर द फैमिली, ठीक है। अगेन अगर तुम्हें नहीं भी पता ना, फॉर इंस्टेंस मुझे इसका आंसर नहीं पता है ब्लैक शीप का, ठीक है, तो ब्लैक शीप मुझे ये तो पता है एक नाउन है, ठीक है। तो आई थिंक बीइंग अ डिस्ग्रेस फॉर द फैमिली ऑल्सो इंडिकेट्स टूवर्ड्स अ नाउन, ठीक है। तो आई थिंक उस तरीके से भी तुम ऐसे लिंक बिठा सकते हो। आई आई नो ये प्रॉपर वो चीज़ नहीं है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, बट अगेन दिस इज वन वे यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द आंसर, ठीक है। यू एंड क्राई इज अगेन अ वेरी कॉमन वन, अ ग्रेट नॉइज, ईजियर सेड देन डन। ये तो इनफैक्ट कोई इडियम है भी नहीं, इट्स लाइक जस्ट वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, यू नो, फ्रेजेस। तो ईजियर सेड देन डन का क्या मतलब हुआ? नॉट एज ईजी एज इट अपीयर्स टू बी, ठीक है। गो द एक्स्ट्रा माइल, मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। सो यू नो यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल टू गेट योर टास्क कंप्लीट within time. So that is what go the extra mile means, to make an extra effort. तो आई थिंक दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक द आंसर। नाउ आप चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए का इट्स 2, बी का ए का 2। अच्छा, ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो अगेन अगर आपको ये पता है तो भी कर लेते हो, बट अगेन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ ब्लैक शीप, विच इज आई डोंट थिंक इतना हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं, तो हम बाकी वाले भी चेक कर सकते हैं। यू एंड क्राई इज अ वेरी कॉमन वन ना। तो बी, अगर तुम्हें पता है कि बी का 4 है तो भी तुम इस वाले ऑप्शन को मार्क कर सकते हो, क्योंकि बी का 4 भी सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो ऐसे भी आराम से हो जाएगा। नाउ ईजियर सेड देन डन इज 1 एंड गो द एक्स्ट्रा माइल इज यस, मेक द एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन ये भी मैचिंग का है। तो इन अ नटशेल, इट्स अप टू यू इन अ शॉर्ट क्लियर वे। यस, बीइंग एंग्री अबाउट समथिंग, टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, नहीं। ऑप्शन ए का इन अ नटशेल आई एम ट्राइंग टू से दिस, यानी कि मैं छोटे में कम में यही कहना चाह रही हूँ। अप इन आर्म्स का क्या मतलब होता है? तो अप इन आर्म्स का मतलब होता है it's up to you to ignore what someone is saying, being angry about something, I think इसका मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं। the ball is in your court, to ignore what someone is saying, it's up to you, ठीक है। turn a deaf ear, to ignore what someone is saying, yes, so this is what I feel is the correct, should be the correct answer। तो A का 3, B का 1, A का 3, B का 1, the ball is in your court, C का 2, डी का 4, यस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ए का 3 से ही आपके दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, ए एंड डी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अप इन आर्म्स का अगर तुम्हें नहीं भी मतलब पता है तो भी तुम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो अप इन आर्म्स का क्या मीनिंग हो सकता है। अदरवाइज इफ यू डोंट नो, ये ज़रूरी नहीं है आंसर निकालने के लिए, ठीक है। अगर तुम्हें सी का पता है, सी द बॉल इज इन योर कोर्ट इज अगेन अ वेरी फेमसली यूज्ड इडियम, यानी कि ये तुम्हारे अब हाथ में, ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट टू
नाउ इट्स योर चॉइस टू मेक अ डिसीजन, ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो सी का जो है वो तुम्हारा सेकंड वाला हो जाएगा। एंड टर्न अ डेफ ईयर इज टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, ठीक है। टर्न अ डेफ ईयर यानी कि तुमने अपने मतलब कान ही बंद कर लिए, यू नॉट लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस ऑल्सो लुक्स लाइक। अगेन देखो, इडियम्स के क्वेश्चन से ना यूजुअली लोग डरते हैं, बट वॉट आई फील इज कि देखो डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इडियम्स आए हैं। एंड इनफैक्ट अगर तुम्हें चार में से एक दो का भी आता है तो भी तुम करेक्ट आंसर निकाल पाओगे। तो डोंट वरी कि चार इडियम्स है तो चारों के चारों तुम्हें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ओके, द राइटर्स shall flourish as the palm tree. Metaphor, simile, irony, apostrophe. देखो, the writer shall flourish as the palm tree. As जब भी हम like या as यूज करते हैं तो एक ही हमारी फिगर ऑफ स्पीच, जो आई थिंक ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो सबको पता ही होगी और सबको याद ही होती है, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी टॉक ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होना चाहिए, सिमिली, क्योंकि एज वर्ड का यूज़ करा गया है, ठीक है। ये जो फिगर ऑफ स्पीचेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये तुम्हें लिटरेचर में भी क्लास 12 बोर्ड्स तक तुमने पढ़ा ही होगा, आई अज्यूम। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो यूट्यूब पे तुम देख सकते हो फिगर ऑफ स्पीच के लिए। बट आई रिकमेंड यू टू नॉट स्किप दिस टॉपिक, क्योंकि अगर तुम्हें आंसर नहीं पता होगा तो फिर नहीं पता होगा। देयर इज नो वे यू कैन डिराइव द आंसर विदाउट हैविंग अ प्री रिक्विजिट नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर, हाइपरबोले। देखो, लाइफ एक ड्रीम है। इज इट अ सिमिली, इज इट अ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है, सिमिली भी नहीं है, क्योंकि एज और लाइक यूज नहीं करा है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन मतलब व्हेन यू ट्राई टू मतलब आपको ह्यूमन की फीलिंग को यू ट्राई एंड एम्बेड इट विथ समथिंग विच इज नॉट ह्यूमन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द ट्री इज वीपिंग, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज द ट्री कैन नॉट वीप प्रैक्टिकली ना, सो वीपिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन। तो दैट इज व्हाट पर्सोनिफिकेशन मीन्स। तो पर्सोनिफिकेशन का भी जो है वो आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से मेटाफर ही होना चाहिए। मेटाफर क्यों? बिकॉज सी अगेन दिस इज अ कंपैरिजन लाइफ और ड्रीम के बीच में, ठीक है। तो लाइफ इज अ ड्रीम इज अगेन अ कंपैरिजन ऑफ लाइफ विद अ ड्रीम, सो दैट शुड बी मेटाफर। अगेन एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो, सिमिली और मेटाफर, बोथ ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच स्पीचेस आर यूज्ड फॉर योर कंपैरिजन ओनली। दोनों को हम कंपैरिजन के केस में यूज करते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ सिमिली में क्या होता है ना कि यू explicitly use the word like and as. For example, I say that he fought like a tiger in the ring. So that is what? That is simile. He fought like a tiger in the ring. Now, if I say that he was a tiger in the ring, he was a tiger in the ring, which means कि again I'm comparing a person with a tiger, ठीक है। तो again that is metaphor। देखो, दोनों के मीनिंग सेम है, बट दोनों के लिखने का तरीका अलग है। दोनों के लिखने के तरीके में दोनों में फिगर ऑफ स्पीचेस जो यूज करी गई है वो अलग है। तो व्हेन आई यूज द वर्ड लाइक इट इज सिमिलरी, एंड व्हेन आई डोंट यूज द वर्ड लाइक और एज इट इज मेटाफर, ठीक है। अंडरस्टूड? आई थिंक अभी इस एग्जाम्पल से तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस। इट इज नॉट हाइपरबोले एट ऑल, क्योंकि हाइपरबोले समथिंग विच इज यू आर एग्जैजरेटिंग अ लॉट, और कुछ भी बोल रहे हो, मतलब बड़ लंबी लंबी फेंकना। सो दैट इज व्हाट हाइपरबोले इज। लाइफ इज अ ड्रीम इज नॉट अ hyperbole, it's not an exaggeration, it's a very commonly used phrase and a saying which is uh, which has been said by many wise people as well. तो it's not a hyperbole, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस वन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why man is a river but dry am able to fill it with tears? Now this is the perfect example of hyperbole. देखो, खुद ही आ गया, इन्होंने खुद नहीं दे दिया hyperbole। देखो, simile it's not simile, no use of the word as or like, personification ऐसा कुछ भी नहीं करा है, human feelings को non human से जोड़ा गया है, metaphor भी नहीं, again there is no comparison। hyperbole है क्योंकि अगर river सूखी होती तो I'm able to fill it with tears, this is not, of course that's not possible, it's hyperbole, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना that this is what hyperbole means। अगर तुम एक चीज, एक कॉमन पैटर्न अगर नोटिस करो तो तुम्हें ऐसे समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन में
अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आंसर है तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि अगर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सिमिलर है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी सिमिलर है। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच तुम्हें टेस्ट करने के लिए दे रखा है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दो क्वेश्चंस का आंसर एक ही फिगर ऑफ स्पीच हो जाए, बट द पॉसिबिलिटी इज लेस। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेट है, तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए अलग फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आंसर में देगा। तो ये अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसा ही होगा। सो कीप दैट इन माइंड। ये तो देखो एक नॉर्मल पैटर्न जो अभी हमने क्वेश्चंस करते करते ऑब्जर्व करा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगेन दिस इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच का ही क्वेश्चन एंड इसमें भी मैच करना है। ही इज कनिंगली सिंपल। कनिंगली सिंपल। तो देखो जब दो ऑपोजिट टाइप के वर्ड्स अगर साथ में आ जाते हैं, यानी कि कनिंग इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू बीइंग क्लेवर और बहुत है ना ऐसे समझदार होना, एंड सिंपल इज नॉट सो रिलेटेड विद कनिंग। ठीक है, तो ये दोनों एक तरीके से ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, ऑपोजिट क्वालिटीज को दिखाने वाले वर्ड्स हो गए। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑक्सीमोरॉन होना चाहिए। हु इज हेयर सो वायलेट विल नॉट लव हिज कंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होगा? एक्सक्लेमेशन, पर्सोनिफिकेशन, इंटेरोगेशन। देखो हु जो वर्ड है, हु इज हियर सो वायलेट विल नॉट लव हिज कंट्री, यानी कि यहाँ पे कौन इतना वाइल है दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, मुझे लगता है इंटेरोगेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, आई थिंक दिस शुड बी एक्सक्लेमेशन। एंड लाफ्टर इज होल्डिंग बोथ हर साइड्स। Laughter holding both her sides. Okay, laughter holding both her sides. I think it should be third only because I think यही बेस्ट जम रहा है। देखो ए का तो हम 100% श्योर कि ये ऑक्सीमोरॉन है। बी का तो मुझे लगता है इंटेरोगेशन वाली टोन में ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है टू मेक टू मेक द इम्पैक्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है इंटेरोगेशन वाली टोन में ज़्यादा जा रहा है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन एक्सक्लेमेशन है, क्योंकि इंटेरोगेशन वाली स्टाइल में नहीं जा रहा है, वो पूछ नहीं रहा है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये बस एक्सक्लेम कर रहा है। ये पूछ मतलब ये एक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बट पूछ तो डेफिनेटली नहीं रहा है। तो सी का 1 होना चाहिए। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, टू एन एक्सटेंट पर्सोनिफिकेशन हो सकता है आई फील, क्योंकि लाफ्टर होल्डिंग, अगेन लाफ्टर इज नॉन ह्यूमन एंड होल्डिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऐसा ह्यूमन। तो उस तरीके से तुम समझ सकते हो कि दिस कैन बी पर्सोनिफिकेशन ऑब्वियसली। और वैसे भी यही एक तुम्हारे पास स्टेटमेंट बचा है, तो भी पर्सोनिफिकेशन ही होगा। तो अगर मतलब अगर तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन भी हो रही है कि पर्सोनिफिकेशन है या नहीं, तो अब तुम देख सकते हो कि सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, वो अब तुम्हारा क्या है, और ये ह्यूमन नॉन ह्यूमन फीलिंग्स से एसोसिएट कर रहा है या नहीं। सो आई थिंक डी का 3 ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से आई फील ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। यस, आई थिंक ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। दिस इज रीअरेंज करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। ठीक है, इट ग्रू डार्क, a stranger picked him up, the sun set, the traveler stumbled and fell down, nothing was visible। तो इसका जो है करेक्ट क्या होगा? देखो इट ग्रू डार्क जो है वो तुम्हारा पहला तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है विच इज सेज कि द सन सेट। तो पहले सन जो है वो सेट होगा फिर इट ग्रू डार्क होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले इट ग्रू डार्क एंड देन वो सन सेट हुआ। तो आई थिंक जो है एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जो सी है पहले आएगा ए से। ठीक है, फिर अ स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप। देखो पहले एक ट्रैवलर गिरा होगा ना, उसके बाद ही तो स्ट्रेंजर ने उसे उठाया होगा। तो यानी कि डी और बी ऐसा सीक्वेंस बनेगा। फिर नथिंग वॉज विजिबल, तो नथिंग वॉज विजिबल दैट इज वाई द ट्रैवल स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन। ठीक है, दिस इज वेरी ऑब्वियस ना। तो ई जो है वो डी के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सी ए ई डी बी दिस शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस। सी ए ई डी बी। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसके अंदर कुछ भी बहुत ज़्यादा हमने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का यूज़ नहीं करा है, बहुत सिंपल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इट ड्रोव द शिप अशोर, अगेन ये मीनिंगफुल पैराग्राफ ही बनाना है। इट रिमेन्ड there for several days, the wind was strong, the ship ran onto the sand,
द शिप वॉज नॉट सीन देयर आफ्टर. सो इतना मुझे समझ में आ गया, द शिप वॉज नॉट सीन देयर आफ्टर ड्यू टू दिस वर्ड. मुझे लगता है कि ई जो है वो लास्ट होगा. ठीक है, क्योंकि देयर आफ्टर यानी कि लाइक फॉर अ नॉट सो डिफाइंड पीरियड है ना. तो it should be at the last of the paragraph only to make the paragraph complete and to have a ending. तो मुझे लगता है ई जो है वो लास्ट सेंटेंस ही होने वाला है. और ई वैसे इस बेसिस पे तुम डी को मार्क कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता ऐसे एक ही ऑप्शन के बेसिस पे करना चाहिए, एक ही स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें नहीं कंक्लूड करना चाहिए. बट देखो ई जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो लेट्स सी कि डी करेक्ट है कि नहीं है. अब आगे देखते हैं. द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, आई थिंक ये पहला हो सकता है, क्योंकि द विंड वो स्ट्रॉन्ग जो है वो एक तरीके से एक पूरी सिचुएशन को सेटअप कर रहा है. इट से तो पहला हो ही नहीं सकता ना सेंटेंस. इट से कैसे होगा, कोई आपको नाउन तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ना बिफोर यू एक्चुअली यूज द वर्ड्स इट. द शिप रैन ऑन टू द सैंड. द शिप रैन ऑन टू द सैंड. इट ड्रोव द शिप अशोर. देखो पहले हम विंड की बात कर रहे हैं, तो विंड के जो कॉन्टेक्स्ट में इट यूज कर रहे हैं हम वो हम सी के बाद प्लेस करेंगे. ठीक है, तो इट ड्रोव द शिप अशोर यानी कि विंड ने जो शिप को है मतलब ड्राइव करा. सो दैट इज सी के बाद ए आ जाएगा. फिर एक नया नाउन इंट्रोड्यूस होगा, द शिप रैन ऑन टू द सैंड. ठीक है, क्योंकि अब उसने उसको ड्रोव करा, मतलब इट सिंस विंड ड्रोव द शिप अशोर, द शिप रैन ऑन टू द सैंड एंड इट रिमेन देयर फॉर सेवरल डेज. ठीक है, फिर इट रिमेन देयर फॉर सेवरल डेज एंड फिर लास्ट द शिप वाज नॉट सीन देयर आफ्टर. ठीक है, द विंड वाज स्ट्रॉन्ग जो है वो पहले ही आएगा. पहले ये वाला नाउन इंट्रोड्यूस नहीं होगा, द शिप रैन ऑन टू द सैंड. दिस विल नॉट हैपन, क्योंकि पहले विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, that is why it drove the ship ashore. ठीक है, then the ship ran onto the sand because wind was responsible for driving the ship ashore. ठीक है ना, that is why the ship ran onto the sand. Then it remained there for several days and then the ship was not seen thereafter. So this is the only thing that will make sense. You cannot introduce ship before the wind. You have to remember this fact, क्योंकि wind was responsible for the जो भी शिप के साथ हो रहा है. ठीक है ना, तो इसका आंसर सी ए डी बी ही होगा, विच इज द ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम लॉजिक लगाओगे ना तो हो जाएगा. देखो इट से ना कभी भी किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी पैराग्राफ का स्टार्ट तुम नहीं कर सकते, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू इंट्रोड्यूस अ नाउन हाउ विल यू रिप्लेस इट विद अ प्रोनाउन. सिंपल सी बात है, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर तो कुछ दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. अगेन ये मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है. हिज क्लोथ्स बिकेम डर्टी, देयर ही वॉश्ड हिज डर्टी क्लोथ्स, ही फेल टू द ग्राउंड, ही स्ट्रक हिज फुट अगेंस्ट अ स्टोन, ही वेंट टू अ नियर बाय वेल. देखो अब इस क्वेश्चन में ना हर चीज में प्रोनाउन ही यूज हो रहा है, विच इज ही, और कोई भी तरीके का नाउन नहीं यूज हो रहा है. तो इस सिचुएशन में तुम्हें कोई तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, तुम प्रोनाउन को ही अरेंज करोगे. तो इसमें ऐसा मत सोचना कि नाउन प्रोनाउन वाली बात है. अब यहाँ पे नाउन था और प्रोनाउन था दोनों, इसलिए हमने नाउन को प्रेफरेंस दिया. ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं. He struck his foot against a stone, then his clothes became dirty. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे लगता है वो होना चाहिए. देखो ही फेल टू द ग्राउंड जो है वो तो बाद में ही आएगा ना. ही स्ट्रक हिज फुट अगेंस्ट द स्टोन से पहले उसने अपना जो फुट है वो स्ट्राइक करा होगा स्टोन से, उसके बाद ही वो ग्राउंड पे खिला होगा. तो डी और सी इस तरीके से आएगा. मुझे नहीं पता डी जो है वो फर्स्ट है या नहीं, बट ये मुझे पता है डी और सी इस सीक्वेंस में रहने वाले हैं. फिर हिज क्लोथ्स बिकेम डर्टी. देखो पहले वो गिरा होगा, उस वजह से ही उसके क्लोथ्स डर्टी हुए होंगे ना. तो डी सी ए. He went to a nearby well, there he washed his dirty clothes. अब ये दो ऑप्शंस बचे हैं. He went to a nearby well. देखो वो वेल में जाएगा पानी के लिए, उसके बाद ही तो वो वॉश कर पाएगा ना अपना क्लोथ्स. बिना वेल पे जाए वो अपने क्लोथ्स कैसे वॉश करेगा. और पहले अगर वो वॉश कर लेता है क्लोथ्स तो वो वेल पे क्यों जाएगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो डी सी ए ई बी. तो आई थिंक ये ही करेक्ट होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्ट्रक हिज फुट अगेंस्ट अ स्टोन, देन ही फेल टू द ग्राउंड, देन हिज क्लोथ्स बिकेम डर्टी, he went to a nearby well, there he washed his dirty clothes well. अब there भी यूज करें तो there जो है वो well को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अगेन well is a noun and there is again some representing well. ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर डी सी ए भी होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, 37 का ऑप्शन बी है. आगे बढ़ते हैं. अगेन ये भी रीअरेंज का ही क्वेश्चन है.
who were standing around him. History says that Socrates, as he was drinking, continued to talk to his friend a cup of hemlock. ठीक है, इसको history says, I think ये आना चाहिए सबसे पहले. History says that Socrates continue to talk to his friends. ठीक है, मतलब ये जस्ट जैसे बैठ रहा है ना बोलने में, वैसे आई एम अरेंजिंग. कंटिन्यू टू टॉक टू हिज फ्रेंड एज ही वॉज ड्रिंकिंग द कप ऑफ हेमलॉक. अच्छा नहीं, वेट, जो ये ना कंटिन्यू टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स हु वर स्टैंडिंग अराउंड हिम, तो ये ऐसे आना चाहिए DA. ठीक है, राइट, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए. हिस्ट्री सेज दैट Socrates continued to talk to his friends who were standing around him as he was drinking द कप ऑफ हेमलॉक. ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक ऑप्शन BDACE, राइट, ये बनता है. अब तो मैं ना हिस्ट्री, ये तो देखो बी जो है वो तो 100% जो है वो पहला होगा ही स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ही होने वाला है. अब ऑप्शन बी क्यों नहीं है, क्योंकि बी हिस्ट्री सेज दैट Socrates who were standing around him, क्योंकि बी के बाद ए आ रहा है ना इधर. हिस्ट्री से दैट Socrates who were standing around him, ये तो कैसे हो सकता है. Socrates एक इंसान की बात हो रही है, who were, तो वर यानी कि प्लूरल है, तो जो वर है वो ऑब्वियस की बात है कि फ्रेंड्स के लिए यूज हुआ है, ना इस ड्रिंक के लिए यूज हुआ है. ठीक है, हेमलॉक के लिए यूज हुआ है, ना ही Socrates के लिए यूज हुआ है. तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इस वजह से नहीं होगा. सो दी ओनली करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. ठीक है, लाइट ब्लाइंड, लैंग्वेज डेफ, स्पीच डम, टंग. ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो स्पीच डम ही होने वाला है. रीजन बीइंग के लैंग्वेज इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्पीच. यहाँ पे अगर लैंग्वेज की जगह स्पीच होता तो आई थिंक यह ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था, बट इसका आंसर जो है वो स्पीच रेशियो डम ही है. ठीक है, स्पीच इज टू डम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो डम है वो उसके लिए स्पीच का कोई काम नहीं, बिकॉज ही स्पीचलेस. ठीक है, तो इसका आई थिंक यही होना चाहिए रीजनिंग. अगेन दिस इज एन एम्बिगुअस क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100% इसका सही आंसर यही है, क्यों, और तुम इस पर आर्ग्यू नहीं कर सकते, तुम इस पर भी आर्ग्यू कर सकते हो. बट अगेन देखो, हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते थे लीव करने के लिए. तो जो क्वेश्चंस हमें ऐसे एम्बिगुअस लगते थे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगती थी, तो वी यूज टू लीव दोज क्वेश्चंस. बट अब तुम्हारे में क्या है ना, यू ऑल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 50 क्वेश्चंस जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में है. तो आई थिंक अब जो है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सेटर है NTA, वो भी इस बात का ध्यान रखेगा, एंड मोस्ट लाइकली ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जिसके अंदर तुम्हें एक से ज़्यादा आंसर जो है वो करेक्ट हो. हमारे टाइम पे ऐसा बहुत कॉमन था कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है एक ही क्वेश्चन का करेक्ट हो सकता था. बट आई थिंक विद टाइम अब क्वेश्चन पेपर सेट करने की भी जो क्वालिटी वो इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि CVT का होते होते अब टाइम हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है. एंड दिस जो क्वेश्चन पेपर मैं अभी तुम्हें करवा रही हूँ ना, दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम CVT टुक प्लेस. तो ऐसा हो सकता है कि अभी वाले क्वेश्चन पेपर्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी कम हो, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, एम्बिग्विटी भी ज़्यादा हो. पर आई थिंक अब तुम्हारे टाइम तक थोड़ा बेटर होगा. एंड अगेन, अगर कभी कुछ ऐसा अनसर्टन क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू डील विद इट. और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, तो डोंट वरी, वो सबके लिए होगा. एंड जो भी रिजल्ट होगा वो फेयर ही निकल के आएगा. ठीक है, तो डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो, तब डरो मत. जो भी तुम्हें इंस्टिंक्टिवली करेक्ट लगे उसको ऑप्शन को मार्क कर दिया करो एंड आगे बढ़ा करो. ऐसे क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं होना. ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वॉक स्टम्बल ट्रॉट रेस लुक ऑगल हियर इग्नोर स्पीक स्टैमर. देखो, वॉकिंग में जो प्रॉब्लम होती है उसको स्टम्बलिंग बोलते हैं, तो इस तरीके की एनालॉजी हमें इस्टेब्लिश करनी है. ट्रॉट के अंदर प्रॉब्लम जो है वो रेस होती है, तो वो नहीं है. ऑप्शन ए इज नॉट द राइट ऑप्शन. लुक ऑगल भी नहीं होगा, ऑगलिंग इज ऑल्सो वे ऑफ लुकिंग बट नॉट इन अ वेरी डिसेंट वे, तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट होगा. हियर इग्नोर में भी सिमिलर जो है वो एनालॉजी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, सो सी इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन. स्पीकिंग में जो प्रॉब्लम होती है उसको स्टैमरिंग बोलते हैं, तो डी इज द ओनली राइट आंसर. ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा. अब आ जाते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 पर. तो फ्रॉम दी फॉलोइंग गिवन पेयर वर्ड्स, अगेन हमको एनालॉजी ही स्टैब्लिश करनी है. साउंड कैकोफोनी, यानी कि साउंड कैकोफोनी का क्या मतलब होता है, समथिंग विच इज नॉट प्लेजेंट टू हियर, समथिंग विच इज वेरी अनप्लेजेंट और तुम्हें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे जियान का गाना.
ठीक है, so that is what cacophony means. ठीक है, तो ऑप्शन ए का टेस्ट इज स्टाइल, स्पीच इज टू ओरेशन, स्मेल इज टू स्टेंच, साइट इज टू पैनोरामा. ठीक है, तो आई थिंक स्मेल इज टू स्टेंच इज द ओनली राइट ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि अगेन जो स्टेंच है विच इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ स्मेल, अगेन कैकोफोनी इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ साउंड. तो ऑप्शन सी जो है वो इकलौता करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं. रन इज टू जॉग. ठीक है, पिक इज टू बाउंस, स्विम इज टू डाइव, रेन इज टू ड्रिजल, डांस इज टू सिंग. देखो डांसिंग कंप्लीटली ऑपोजिट हो गए. स्विम इज टू डाइव. ठीक है, स्विमिंग डाइविंग पार्ट है स्विमिंग का. देखो अगर मैं बोलूँ रन का एक लेवल नीचे, तो दैट इज जॉग, यानी कि रन का थोड़ा स्लाइटर वर्जन जॉग है. वैसे ही पिक का क्या स्लाइटर वर्जन बाउंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हो गई. स्विम का भी लाइटर वर्जन डाइव नहीं है. बट अगर मैं बात करूँ रेन का जो लाइटर वर्जन है वो ड्रिजल है. तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. 43 पे बढ़ते हैं. Out of the given options, choose the one which can be substituted. A book containing information on all subjects. Appendix, dictionary, encyclopedia, informative. ठीक है, all subjects की अगर तुम्हें होती है information, so that is called as an encyclopedia. ठीक है, ये भी I think बहुत ही common है. आगे बढ़ते हैं अब. Substituted. Out of the given options, choose the one which can be substituted for the given phrase. Work for which no regular salary is paid. ठीक है, so that is ad hoc, honorary, honorable, temporary. तो देखो इसका आंसर honorary होगा, क्योंकि रीजन ये है कि समथिंग आप ऐसे अपने विल के हिसाब से कर रहे हो, सो दैट इज ऑनररी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कॉलोनी का कोई सेक्रेटरी है, सो दैट इज अ ऑनररी पोजीशन. उसको कोई पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो उसे वही माना जाएगा. ठीक है, ऑनररी माना जाएगा, इट्स नॉट अ पेड जॉब. तो एडहॉक इज टेम्पररी. एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी. ऑनरेबल का मतलब होता है वेनरेबल, यानी कि बहुत सम्माननीय. टेम्पररी का मतलब होता है एडहॉक, अगेन अभी मैंने बताया समथिंग विच इज नॉट परमानेंट. ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 45th क्वेश्चन. ठीक है, अगेन इसको भी हमको सब्सटीट्यूट करना है. स्कैरसिटी ऑफ रेन और वाटर, फ्लड, ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, रेन और वाटर बोला है. ठीक है, तो फ्लड, ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, ड्रॉट. आई थिंक ड्रॉट जो है वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि रेन की अगर बात कर दी है तो स्कैरसिटी ऑफ रेन और वाटर इज ड्रॉट ओनली, इट्स नॉट डिहाइड्रेशन. अगर इन द बॉडी ऐसा कुछ लिखा होता या फिर सिर्फ वाटर की बात करी होती तो हम डिहाइड्रेशन को बोल सकते थे. ठीक है, ड्राइनेस इज अगेन, ड्राइनेस तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में तुम यूज कर सकते हो. स्पेसिफिकली रेन और वाटर के कॉन्टेक्स्ट में ड्रॉट ही तुम्हारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. अब बढ़ते हैं आगे. मैच द फ्रेज. अगेन इसको मैच करना है. पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली इज एक्सट्रावेगेंट. ठीक है, वन हु abstains फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक इज teetotaler. A person who helps a helpless person or stranger is Samaritan. One who wastes money for luxury. अच्छा, for luxury then that is extravagant. ठीक है, a person who spends his money recklessly is spendthrift, यानी कि बहुत खर्चीला होना है. spendthrift. teetotaler यानी कि जो अल्कोहल नहीं पीता है. spendthrift यानी कि जो अपने पैसे बहुत ही recklessly, कोई माइंडफुल है ही नहीं, कुछ माइंडफुली स्पेंड ही नहीं करता. एंड पर्सन हु हेल्प्स हेल्पलेस पर्सन और स्ट्रेंजर इज समैरिटन. ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए का 4. ए का 4 होना चाहिए. वेट, जस्ट सॉरी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2. ठीक है, देखो एक्स्ट्रावेगेंट जो है स्पेसिफिकली लग्जरी के लिए यूज होता है. जैसे ही लग्जरी वर्ड दिमाग में मतलब आए, तुम्हें इसका मतलब समझ में आना चाहिए दैट इट इज टॉकिंग अबाउट बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो. एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट में ये डिफरेंस है कि स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब कैसे भी खर्चा कर दो, और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है कि आप बहुत लग्जरी पे जो है स्पेंड कर, जैसे कोई बहुत महंगी महंगी ब्रांड्स का कुछ कपड़े लेना, बैग्स लेना. सो दैट इज व्हाट बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. द स्टैचू वॉज, इसको फिल करना है. ठीक है, द स्टैचू वॉज डैश हैवी दैट अ क्रेन वॉज ब्रॉट टू लिफ्ट इट. एज हैवी, मच हैवी, टू हैवी, सो हैवी दैट अ क्रेन. ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा. टू नहीं होगा, तो स्टैचू वॉज टू हैवी दैट अ क्रेन वॉज ब्रॉट टू लिफ्ट इट. टू हैवी तो नहीं
मतलब अगर तुम बोल के भी देखो, सो दैट इज नॉट गोइंग इन सिंक, तो टू नहीं होगा। द स्टैचू वाज टू हैवी, यहाँ तक सेंटेंस होता तुम टू लिख सकते थे। दैट अ क्रेन, सो और दैट जो है वो साथ में यूज होते हैं, ठीक है, इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। ही वर्क सो हार्ड, ही कुडंट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। uh, अब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। उसने मेहनत करी फिर भी वो पास नहीं कर पाया, ठीक है। अनलेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अनलेस तो कैसे ही बैठेगा कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन से उनको जोड़ना है। अनटिल भी नहीं होगा, अनटिल ही वर्क सो हार्ड नहीं। प्रोवाइडेड ही वर्क सो हार्ड नहीं, मतलब हार्ड वर्क करा इसलिए थोड़ी ना वो एग्जाम को फेल कर गया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब आगे तो जो हमारा इकलौता ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठता है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑल दो उसने मेहनत करी और फिर भी उसका वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सरिता कुड नॉट प्रिवेंट हर चाइल्ड डैश गोइंग आउट विद द अदर चिल्ड्रेन, ठीक है। सरिता अपने चाइल्ड को प्रिवेंट नहीं कर पाई किस गोइंग आउट विद द अदर चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो यूज करना है। तो ओवर, सरिता कुड नॉट प्रिवेंट हर चाइल्ड ओवर गोइंग आउट विद द अदर चिल्ड्रेन। फ्रॉम, अबाउट, अबाउट गोइंग आउट विद अदर चिल्ड्रन भी नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, ओवर भी नहीं होगा। आई थिंक फ्रॉम जो है वही इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। सरिता कुड नॉट प्रिवेंट हर चाइल्ड फ्रॉम गोइंग आउट विद द अदर चिल्ड्रन, ये हम बहुत कॉमनली यूज भी करते थे, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ज्यादा तुम्हें डिफरेंट बता दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Nobody should dash of becoming rich without hard work. Nobody should accept, एक मिनट, expect, राइट। नोबडी शुड एक्सपेक्ट ऑफ बिकमिंग रिच विदाउट हार्ड वर्क, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट तो होता है ना किसी चीज को स्वीकार कर लेना। नोबडी शुड एक्सेप्ट ऑफ बिकमिंग रिच, एक्सेप्ट कैसे हो सकता है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के यानी कि इसके अलावा। नोबडी शुड एक्सेप्ट, ये भी कुछ जम नहीं रहा। एक्सेप्ट तो अलग ही हो गया, ठीक है, वो तो एक नाउन के डायरेक्शन में चला जाता है, तो दिस इज रॉन्ग। ये तो नाउन है, ये तीनों वर्ब्स हैं एंड ये दोनों बिल्कुल ही लॉजिकल बैठ रहे हैं। एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे और आप रिच बन जाओगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज व्हाट दिस सेंटेंस मीन, ठीक है। अब हमने ना पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। आई नो ये थोड़ा सा वीडियो एक्सीड हो गया था, बट आई थॉट कि अब आई शुड नॉट लीव इट इन द लर्च एंड मैं 10 क्वेश्चंस का तो क्या ही वापस से वीडियो बनाती, सो आई वांटेड टू वाइंड दिस क्वेश्चन पेपर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो आई थिंक हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, जो भी इस क्वेश्चन पेपर में थे। और भी मैं अभी और लेके आने वाली हूँ पेपर्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के भी लेके आऊंगी, बीएसटी के भी लेके आऊंगी, इकोनॉमिक्स भी एंड अकाउंट्स भी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। और भी तुम्हें अगर लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तुम्हें और भी कुछ रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो मैं ऐसे रिलेटेड रिसोर्सेज अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगी, ठीक है। टाइम एंड अगेन मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि रिसोर्सेज तुम्हें जितना जल्दी अवेलेबल होंगे तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।